देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया 16, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका एक बार रिवीजन करके फिर हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो मेनली तो देखो हमारा मोटिव क्या है, ये क्वेश्चंस करना, बट उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, उस इंडिया 16 को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो इंडिया 16 था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। पीपीई डेफिनेशन क्या है पीपीई का, PP are the tangible items held for use in the production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purpose। तीन यूज इसके होते हैं, या तो आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन सप्लाई में यूज कर लो, या फिर किसी रेंटल पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो किसको, इस पीपीई को, और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में खुद के लिए भी काम ले सकते हो। और ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, मतलब जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए। ओके, फिर बेरर प्लांट की डेफिनेशन बोला कि बेरर प्लांट आर द लिविंग प्लांट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ द बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं बेचा जाता एक्सेप्ट फॉर द इंसिडेंटल स्क्रैप वैल्यू। तो बेरर प्लांट जैसे मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ये भी क्या होते हैं, ये भी पीपीई की डेफिनेशन में आते हैं, पीपीई कहलाते हैं। ओके, लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स other than the bearer plants are not the PPE, वो PPE नहीं होता है। लिविंग एनिमल्स वगैरह, और ठीक है, जैसे आप रख रहे हो, कोई गाय रख रहे हो या कैमल रख रहे हो, घोड़े रख रहे हो, ये सब आपके काम नहीं आने वाला। अच्छा, PPE के अंदर काउंट नहीं होने वाला। और लिविंग प्लांट्स, ये भी जो पौधे वगैरह हैं, वो भी आपके PPE का पार्ट नहीं बनेगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या आएगा, PPE रिकॉग्नाइज ऑन एसेट इफ एंड ओनली इफ probable future economic benefit will flow to the entity and cost can be measured reliably। देखो किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को एसेट कब मानोगे, एसेट तब माना जाएगा जब उसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला हो। तो बोला प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, और कॉस्ट को आप रिलायबली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ओके, फिर उसके बाद क्योंकि अगर आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर एसेट की वैल्यू क्या शो करोगे, तो कॉस्ट को मेजर कर सकते हो और उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तो हम पीपीई रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर क्या गाइडेंस है कुछ, on the following items are to be recognized as PPE का spare parts है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, सर्विसिंग इक्विपमेंट है। तो इनका क्या होगा, साइड बाय साइड इक्विपमेंट पड़ा रहता है ना वो, तो ट्रीटेड एज पीपीई ओनली इफ द डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई मेट। ऑब्वियसली डेफिनेशन रिकॉग्निशन अगर पीपीई को के क्राइटेरिया को अगर वो सर्टिफाई करता है तो यस वो पीपीई है, अदरवाइज वो पीपीई नहीं है। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा। एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम, मोल्ड्स, टूल्स, डाइज वगैरह, तो अगर छोटे छोटे आइटम्स हैं तो उनको क्या करना, एग्रीगेट करना है और फिर उस क्राइटेरिया को अप्लाई करना है, देखना है कि वो पीपीई की डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट, दे इनडायरेक्टली असेस द अदर एसेट टू अचीव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड हेंस पीपीई। तो ये सेफ्टी और एनवायरमेंटल जो भी इक्विपमेंट है जो काम आ रहे हैं आपके लिए, रखे हुए रहते हैं ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, ये सब, तो चिमनी वगैरह, ये सब क्या होगा, ये आपके लिए पीपीई की डेफिनेशन में ही आएंगे। मेजरमेंट कैसे करना है सर, पीपीई को हमेशा स्टार्टिंग में ऑलवेज एट कॉस्ट, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा एट कॉस्ट ही होगा। कंपोनेंट क्या क्या होगा, अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो परचेज प्राइस लेस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ही ऐड करना, जो रिफंडेबल है जिसका क्रेडिट मिल जाएगा उसको ऐड मत करना। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ साइट है, डिलीवरी का खर्चा है, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, टेस्टिंग का है, ट्रायल रन वगैरह का। अच्छा, कोई प्रोडक्ट बन जाता है, टेस्ट करते हो तो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे आप अपनी कॉस्ट को कम भी कर लेना। प्रोफेशनल फीस है, ये सब काउंट होंगे। क्या क्या शामिल नहीं करना है, इनॉग्रेशन का कोई खर्चा है शामिल मत करना, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का खर्चा है शामिल मत करना, ट्रेनिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉइज वगैरह को ट्रेन करते हो उस मशीन वगैरह को चलाने के लिए, रन करने के लिए, इसको पीपीई की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड पीपीई कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कब से पीपीई कॉस्ट का पार्ट बनने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिटीज ऑपरेशन, एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करने का कोई खर्चा पड़ रहा है किसी एसेट को, तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू, 10 साल बाद 15 साल बाद जब उस पीपीई को जो तुमने इंस्टॉल करवाया इसको हटाना होगा, हटाने के लिए खर्चे लगेंगे, तो वो जो खर्चे हैं उसे भी आप आज पीपीई की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे। वो भी कैसे, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। खर्चा तो 10 साल बाद होना है, 15 साल बाद होना है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब इसको अपन बहुत सारे इंडेक्स पढ़ चुके हैं, है ना, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस वगैरह सब करने जा रहे हैं। तो हमें पता है
कि कैसे हर खर्चे को कैसे किया जाएगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में निकाला जाएगा उसका कैसे अनवाइंडिंग करना होता है। हर साल हम उसे फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, हर साल हम क्या करते जाएंगे, जो भी ओपनिंग वैल्यू होगा उस पर फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करते हैं और उस लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जाते हैं, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग करना। तो फाइनेंसिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। फर्स्ट अप्रैल को मैंने एग्जांपल लिखा है, एक मशीन आपने खरीदी थी, लिस्ट प्राइस है 80 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर देना, डिलीवरी फीस ऐड कर देना, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर देना, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ऐड कर देना, परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। भैया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक अलग से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, आप कहीं और से भी इसको ले सकते थे, ये पीपीई की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि पीपीई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ये। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, और कैश डिस्काउंट ये तो काउंट ही नहीं होता है, कैश डिस्काउंट में लेस मत कर देना, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट तो तुम लेस कर दोगे लिस्ट प्राइस में से, कैश डिस्काउंट को कहीं पर भी दिखाना नहीं, इग्नोर कर देना भैया, इट विल बी शोन एज अदर इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, XYZ पेड फॉर द प्लांट ऑन कब, अप्रैल 20, 2024। ठीक है जी, 20 अप्रैल को कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसेट, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। 20 अप्रैल को दिया है, पेमेंट रिसीव्ड विद इन द 1 मंथ, कैश डिस्काउंट मिल गया, फिर भी आपको डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर नहीं करनी, उसे डिस्काउंट रिसीव को अदर इनकम मानते हुए P&L में क्रेडिट कर देना, डन। चलिए, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा, जो जो आइटम मैंने ऐड करने को बोला ऐड कर देना, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना, बस। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख है, डीकमीशनिंग का कॉस्ट है 5 साल बाद 5 लाख रुपए आना है, 10% डिस्काउंटिंग है। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ लिया, हमने लीज का चैप्टर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, हमें ये अनवाइंडिंग करना बड़ा अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, देखा जाए तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया मेरा, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया देखा जाए तो पे करने का। अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं कहूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे पे करना है, लेकिन फिक्स नहीं है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा कि अच्छा मैं 10 साल बाद इतना पे करूंगा ही करूंगा, यहाँ पे कोई मेरा कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोलूंगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। तरीका क्या है, पहले तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में रिकॉर्ड करूंगा, तो 5 लाख रुपए जो मेरे को कितने टाइम बाद लगने वाले हैं सर, ये लगेंगे 5 साल बाद, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा डिवाइड बाय 1.10 की पावर 5 करके, ओके, और इस प्रेजेंट वैल्यू को 10 लाख में ऐड करके पीपीई का कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अब मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक जो भी लग गया, और जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग उसके लिए मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया। अब हर साल मुझे क्या करना होगा, इस प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के बैलेंस पे कितना 3,10,461 461, इसलिए हर साल इंटरेस्ट का खर्चा बुक करना पड़ेगा, फाइनेंस चार्ज बुक करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, कितना 3,10,461 कितना लगाओगे, 10% रेट है ना, 10%, तो हर साल 10% इंटरेस्ट का खर्चा लगाते जाना। 31,046, ओके, पे तो करना नहीं है अभी। अच्छा, फिर सेकंड ईयर में फिर किस पर लगेगा सर, 3,10,461 था, उस पे इंटरेस्ट कितना 31,046 ऐड कर देना और इस वैल्यू पर 10% लगा देना। फिर क्या होगा, उससे अगले साल तीनों वैल्यू 3,10,461 पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, कंप्लीट वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना, हर बार प्रोविजन का बैलेंस बढ़ता जा रहा है, पहले ये था, फिर इसमें ये इंक्रीज हो गया तो अगले साल इन दोनों पे लगेगा, फिर ये और इंक्रीज हो गया लायबिलिटी तो तीनों का मिला के 10% लगेगा, फिर ये और इंक्रीज हो जाएगा तो उससे अगले साल इन चारों का मिलाकर अगली बार इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसा लायबिलिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 5th ईयर में और सब मिलाकर 10% लगेगा, 5th ईयर के बाद नहीं। अभी पेमेंट करने का टाइम आ गया, 5वें साल में तुम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर देना, तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख, डन। उसके बाद डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन अगर हो, हम क्या पढ़ रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट, तो डेफर्ड कंसिडरेशन हो, कोई पेमेंट करना हो बाद में करना, अभी नहीं करेंगे, हम आपका 1 साल बाद पेमेंट करेंगे। भैया 1 साल बाद पेमेंट करोगे तब भी क्या होगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसीडर करना है, 2 साल बाद करोगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसीडर करना है। याद करो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी हम ऐसा किया करते थे, तो डेफर्ड कंसिडरेशन है तो आप बाद में पेमेंट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इसको कंसीडर करो, ओके। अच्छा, उसके बाद एक चीज और होती है, इसमें इंटरेस्ट फैक्टर शामिल होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट फैक्टर शामिल होता है, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा इसको देखो। 1 अप्रैल 2024 प्रॉपर्टी है, ऑफर किया गया 100 लाख पे विद पेमेंट टर्म बीइंग द इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 33,33,333 ओवर 2 ईयर पीरियड। पेमेंट आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। इंटरेस्ट रेट है 5.36%। 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। मैं कब कब पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट कब कब देनी है ये देख लो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द 2 ईयर पीरियड। 2 ईयर पीरियड मतलब ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब स्टार्टिंग पेमेंट आर मेड ऑन 1 अप्रैल, पहली इंस्टॉलमेंट तो इसी दिन चली जाएगी, तो डाउन पेमेंट हो गया। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बाकी की जो 2 इंस्टॉलमेंट उसमें तो इंटरेस्ट शामिल है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, ये 5.36% से इनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। ये प्रेजेंट वैल्यू कैश प्राइस के बराबर आ जाता है। इंटर में भी तुमने पढ़ा है इंस्टॉलमेंट का, अगर हम इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है,
जैसे हम डिस्काउंटिंग कर देते हैं तो इंटरेस्ट का एलिमेंट हट जाता है, केवल प्रिंसिपल का एलिमेंट बच जाता है, दैट इज 95 लाख। तो तुम प्रॉपर्टी को कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 95 लाख पे रिकॉर्ड करोगे। तो पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कितना अभी डाउन पेमेंट जितना दिया वो, और बाकी का लायबिलिटी वेंडर के नाम। अच्छा, अब हर साल क्या लगेगा? हर साल इंटरेस्ट बुक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन अब हर साल क्या करना पड़ेगा? उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वही हायर परचेज वाला चल गया सर। हाँ बिल्कुल वही चल गया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट ड्यू किया और फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो वेंडर टू बैंक। अच्छा, फिर अगेन बचे हुए बैलेंस पर इंटरेस्ट टू वेंडर किया और फिर वेंडर टू बैंक कर देंगे। डन। चलिए अभी हम बढ़ते हैं और आगे। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, अगर आप पीपी को एक्सचेंज करवाते हैं, किसी कोई दूसरा एसेट देते हैं, तो पीपी को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? उसको अपनी बुक्स में किस रेट पर, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। जो एसेट आप दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो पहले वही लेना, फिर अगर वो नहीं दे रखा हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड लेना। अच्छा, फिर क्या करना? मतलब एसेट एक्वायर्ड मतलब जो खरीदा है। ओके, और फिर तीसरा, दोनों ही नहीं मिले फेयर वैल्यू तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन ले लेना। ठीक है जी, वो तो मिलेगा मिलेगा ना, तुम्हारी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है। ओके, इफ देयर इज लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, देन मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब आपने प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बस आपको गुड्स ट्रांसफर करना था। ठीक है जी, एक काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मुझे तुम्हारा गोडाउन चाहिए, मुझे और तुम्हें मेरा गोडाउन चाहिए, अपन एक काम करते हैं गोडाउन को एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बस ट्रांसफर कर दो। तो फिर ऐसे केस में भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन पे ही तुम जो एसेट रिसीव हुई है उसे रिकॉर्ड करोगे। तो जो आने वाली एसेट है जो पीपी है उसे किस पे रिकॉर्ड करोगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन पे रिकॉर्ड करोगे। लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल एसेट हैविंग सेम वर्थ। ओके, जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका सेम वर्थ है। एग्जांपल क्या है? एक्स लिमिटेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट एट एन एग्रीड कैरिड अमाउंट। कितना? एक हमारे बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका कैरिंग अमाउंट दे रखा है 10 मिलियन, फेयर वैल्यू कितनी है? 15 मिलियन। इट एक्सचेंज द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर अ प्राइवेट जेट। अच्छा, प्राइवेट जेट खरीद रहा हूं, उसका फेयर वैल्यू कितना है? 18 मिलियन, और मैं एडिशनल 3 लाख रुपए 3 मिलियन और दे रहा हूं। बताइए इंडिया 16 के अकॉर्डिंग अब लैंड बिल्डिंग को कितने पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो देखो जी, यहाँ पे कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस का लैक तो है नहीं, तो और नया पीपीई क्या है? प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? प्राइवेट जेट के लिए तुम दे रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू है 15 मिलियन। और क्या दे रहे हो तुम? अच्छा, और दे रहे हैं तुम क्या? एडिशनल 3 मिलियन और कैश में। तो 15 और 3 18 मिलियन पे मैं प्राइवेट जेट को रिकॉर्ड करूंगा। एंट्री क्या होगा? प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट 18 मिलियन टू दे क्या रहा हूं? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अपनी बुक्स में वैल्यू कितना है? 10 मिलियन टू बैंक अकाउंट 3 मिलियन, बाकी का 10 3 13 13, बाकी बचा 5। 5 क्या है? प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट अकाउंट। ओके, अब बात आती है कि हर साल बैलेंस शीट की डेट को पीपी को किस पे रिकॉर्ड करोगे? तो हमारे पास 2 मॉडल होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवोल्यूशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब तक का डेप्रिसिएशन, माइनस कोई इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का इंडेक्स तुम पढ़ चुके हो, तो कोई इंपेयरमेंट वगैरह अगर हुआ हो तो आप उसे लेस कर देना। इंपेयरमेंट लॉस वगैरह हर साल जब भी जितना भी किसी भी ईयर अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा आप उसको उस वैल्यू पे पीपी को बैलेंस शीट में शो करेंगे। रिवोल्यूशन मॉडल क्या होगा? जब कभी आप किसी एसेट को रिवेल कर रहे हो जिस भी बैलेंस शीट की डेट को, तो पहले तो उस वैल्यू पे आप शो कर लेना। उससे अगले साल क्या होगा? जिस भी फेयर वैल्यू पे तुमने रिकॉर्ड किया होगा लेस क्या कर देना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 साल का लग जाएगा। उससे अगले साल और क्या होगा? 2 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अच्छा, उसके इसका मतलब जिस दिन आपने रिवेल किया उस दिन की वैल्यू के आगे की कहानी वैसे ही चलेगी। हर साल डेप्रिसिएशन लगाते चलना, कोई इंपेयरमेंट लॉस हो तो इंपेयरमेंट लॉस भी लेस कर देना। बस इसलिए मैंने लिखा सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस अब हम जानते हैं कि अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगा किससे? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से, तो वैल्यू ऑफ एसेट टू बी रिड्यूस्ड अप टू द रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट भी हम जानते हैं क्या होता है? वैल्यू इन यूज और सेल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर। यूज करोगे या बेचोगे जो भी ज्यादा होगा वही रिकवरेबल अमाउंट होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू, सेल वैल्यू। ठीक है जी, बाकी इंपेयरमेंट में और अच्छे से बंद पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कितनी बार करवाना होता है? अगर वोलेटाइल चेंजेस है तो हर साल करो, और इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है तो 3 से 5 साल में आप रिवोल्यूशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवोल्यूशन, 2 तरह की अप्रोच होती है, नेट अप्रोच और ग्रॉस अप्रोच। काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ना, ध्यान रखना। तो सर इसका क्या करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? देखो 2 अप्रोच है। नेट अप्रोच जिसमें हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अप्रोच भी इसको बोला जाता है। ग्रॉस अप्रोच है
इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सर ये होता क्या है, मैंने कहा सुनो, नेट अप्रोच मतलब आप जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। ओके, फिर जितने से एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है बुक वैल्यू से कंपेयर कर लेना रिवैल्यूड अमाउंट को, किसे, बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से कंपेयर करना। अगर रिवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, अगर कम है तो रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें किसी ग्रॉस अप्रोच की, तो ग्रॉस अप्रोच में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भैया हमारी बुक वैल्यू से हमको प्रॉफिट हुआ या नुकसान कितना परसेंटेज, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस किससे कंपेयर करना, बुक वैल्यू से देखना। तो मतलब 10 लाख की एसेट है, 3 लाख उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 10 लाख उसकी कॉस्ट है, 3 लाख उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 7 लाख उसकी बुक वैल्यू है। अब 7 लाख वाली एसेट अगर 770 पे वैल्यू हो रही है तो 10% बढ़ रही है, ये परसेंटेज तुमको निकालना है। फिर इस परसेंट से तुमको उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को बढ़ा देना है। अच्छा, कम होगा तो कम कर देंगे दोनों को, और एंट्री पास क्या कर देना है सॉरी, अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10% है ना, टू रिवैल्यूएशन गेन, और अगर कम हो रहा है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट और रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट कर देना। अभी मैंने ये नहीं बताया कि रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस का आखिर होगा क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा या P&L में जाएगा, अभी हमने उसकी बातें नहीं की है। अभी इस नेट अप्रोच और ग्रॉस अप्रोच को समझो। क्या कह रहा है ये एग्जांपल, ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख, रिवैल्यूड अमाउंट 770। अरे वाह, ये एग्जांपल था जो मैंने अभी दिया। तो नेट अप्रोच तो क्या कहता है कि 10 लाख माइनस 3 लाख, पहले बुक वैल्यू पता कर लो, 7 लाख पे तुम रिवेल करो 770 पे, मतलब 70,000 तुमको फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन गेन। तो नेट अप्रोच क्या कहते हैं कि तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 3 लाख था ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एसेट की वैल्यू 3 लाख से कम हो जाएगी, जो कि एसेट 10 लाख पे थी, 3 लाख से कम होने के बाद अब 7 लाख वर्थ रखेगी। 7 लाख वाली एसेट को तुम 770 पे करो, मतलब 70,000 से बढ़ाना है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन 70,000, डन। बैलेंस शीट में पीपी कितने पे शो होगा, 7,70,000 पे, और जो रिवैल्यूएशन गेन है अदर इक्विटी का पार्ट बन जाएगा 70,000 रुपए पे। ओके, फिर उसके बाद अदर इक्विटी समझते हैं ना, जिसमें सारे रिजर्व एंड सब पैसे जाते हैं। फिर ग्रॉस अप्रोच आएगा। ग्रॉस अप्रोच में क्या होगा, इसमें आपको केवल पहले परसेंटेज गेन देखना है, परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस। तो मैंने देखा 7 लाख मेरी बुक वैल्यू था एसेट का, बुक वैल्यू पे देखना कैरिंग अमाउंट, तो 7 लाख मेरा कैरिंग अमाउंट था और 70,000 रुपए से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है 10% से, तो इस 10% से तुम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को भी बढ़ा देना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा देना। तो मेरी एसेट बढ़ जाएगी 1 लाख से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा 30,000 से, तो एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 और डिफरेंस के लिए टू रिवैल्यूएशन गेन। बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट भी शो करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी शो करोगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, पहले 10 थी, अब 1 लाख से बढ़ गई 11 लाख, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख था, 30,000 से बढ़ गया 3,30,000, नेट वैल्यू वही 7,70,000। और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में अदर इक्विटी 70,000। ये जो बैलेंस शीट मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाया, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनता, आगे जाके तुम सीख गए, ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा। ओके, इसमें एसेट्स पहले आती हैं और इक्विटी लायबिलिटीज बाद में आएंगी। रिवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड फॉर द एंटायर क्लास ऑफ एसेट, मतलब क्लास वाइज होता है, एसेट की कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है ना। दैट मींस इफ द फर्नीचर इज रिवैल्यूड देन ऑल फर्नीचर विल बी रिवैल्यूड। अगर फर्नीचर को वैल्यू करें तो सारे फर्नीचर रिवैल्यूड होंगे। अच्छा, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जैसे बिल्डिंग है तो जरूरी नहीं कि सारी बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हो, बिल्डिंग में भी टाइप्स बनाए जा सकते हैं, कैटेगरीज बनाई जा सकती है, या किसी भी एसेट में बनाई जा सकती है कैटेगरी। तो अगर कैटेगरी, उनका यूज वगैरह, उनके फीचर वगैरह अलग अलग, नेचर एंड यूज, नेचर एंड यूज 2 वर्ड याद करना, नेचर एंड यूज पे डिपेंड करता है कि कैसे कैटेगरी बनाई जाएगी। तो एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है, तो यूज अलग अलग है ना दोनों बिल्डिंग का, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रिवैल्यू करते हो तो जरूरी नहीं है कि ऑफिस बिल्डिंग को भी रिवैल किया जाए, तो एक को रिवैल्यूएशन मॉडल, एक को कॉस्ट मॉडल पे आप शो कर सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन हाँ, फर्नीचर है, एक ही फर्नीचर है, एक ही टाइप का फर्नीचर है, तो भैया किसी फर्नीचर पे तुम रिवेल कर रहे हो, किसी फर्नीचर पे तुम कॉस्ट लगा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। फर्स्ट टाइम अगर आपको गेन हो रहा है तो गेन को, रिवैल्यूएशन गेन को किधर ट्रांसफर करेंगे, ओसीआई, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। अच्छा, एनआर मतलब नॉन रिक्लासिफाइबल टू P&L, ये वाला गेन और लॉस P&L में ट्रांसफर नहीं होता है, ये यहीं पर रहने वाला है, मतलब अदर इक्विटी में ही, रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, ठीक है, गेन हुआ ओसीआई में ट्रांसफर किया, लॉस होगा तो P&L में डेबिट कर देना। अच्छा, फर्स्ट टाइम रिवेल हुआ और गेन हुआ, गेन होने के बाद अगेन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो अगेन ओसीआई में ट्रांसफर कर देना। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो क्या करना, ट्रांसफर टू ओसीआई अप टू द अमाउंट अर्लियर क्रेडिट है, जितना पहले तुमने ओसीआई के अंदर क्रेडिट किया था
उतना पहले तुम ओसीआई में डेबिट करो और देन एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द P&L। अच्छा, उसके बाद लेकिन अगर पहले लॉस हुआ था तो क्या होगा, पहले लॉस हुआ फिर लॉस हुआ तो फिर P&L में डाल देना, लेकिन पहले लॉस होके बाद में अगर गेन हो रहा है तो जितना P&L में पहले डेबिट किया था उतना P&L में क्रेडिट करो, उसके बाद कुछ बचा अगर तो ओसीआई में क्रेडिट करो। ओके, देन उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। कब रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जाएगा? व्हेन पीपी इज डिस्पोज्ड ऑफ टू ट्रांसफर फुल बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रिटेन अर्निंग कंपल्सरीली। जब पीपी ही बेच दिया तो उसके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस रख के क्या करोगे, इमीडिएटली रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देना। मतलब क्या हुआ, P&L में नहीं लेके आए, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर किया, मतलब अदर इक्विटी के अंदर ही एक रिवैल्यूएशन सरप्लस से विड्रॉ करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया गया है, P&L में नहीं लाया गया है। एक्सेस डेप्रिसिएशन को क्या किया गया? एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब तुमने एसेट को रिवेल किया तो रिवैल्यूएशन गेन हुआ, तभी तो हुआ। हाँ बिल्कुल, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा बिल्कुल। तो जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, उतना एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर तुमको हर साल रिटेन अर्निंग के अंदर वैल्यू ट्रांसफर करना होगा। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये मिक्स आएगा। अभी देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना होगा? सर ये भी है, बिल्कुल ये भी है। देखो जैसे एग्जांपल देखा, एन आइटम ऑफ पीपी वाज परचेज फॉर ₹9 लाख, 9 लाख में खरीदा 1 अप्रैल 2021 को। इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स, 10 साल इसकी लाइफ है। डेप्रिशिएटेड ऑन द एसएलएम, तो भैया 90,000 डेप्रिशिएशन लगेगा। फिर 1 अप्रैल 2023 को, मतलब 2 साल बाद, 22 एंडिंग हो गया, 23 एंडिंग हो गया, 2 साल बीत गए। 2 साल बाद तीसरे साल की शुरुआत में एसेट को रिवेल किया 9,60,000 पे, यूजफुल लाइफ बता रहे हैं 10 साल। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द 23-24, तीसरे साल के एंड में आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना। तो देखो 9 लाख था, पहले साल 90,000 लग गया, दूसरे साल 90,000 लग गया, वैल्यू आ गई 2 साल बाद की कितनी, 7,20,000। तुमने इसको रिवेल किया 9,60 पे, तो 7,20,000 वाली चीज 9,60,000 पे रिवेल हुई। कितने का फायदा हुआ? 2,40,000 का फायदा हो गया। अब 2,40,000 का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस में तुमने ट्रांसफर कर दिया होगा। अब बात आती है कि 2300 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो वो तो रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा। रिवैल्यूड अमाउंट कितना? 9,60,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, डिवाइड बाय बची हुई लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग कितना? पहले 10 था, रिवाइज हुई नहीं है लाइफ, इसका मतलब बचे कितने साल? 2 साल बीतने के बाद बचेंगे कितने? 8 साल। तो 8 साल में तुम इस वैल्यू को अलोकेट कर दिए, तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना लगा। मैंने कहा देखो, अगर रिवेल नहीं करते तो 90,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है, रिवेल किया इस वजह से 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा। कितना एक्सेस लगा? 30,000। ये एक्सेस अमाउंट तुमको हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर किधर ट्रांसफर करना होगा? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना होगा। और अब बताओ कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना है। मैंने कहा देखो जी, तुमने ट्रांसफर कितना किया था, रिवैल्यूएशन गेन कितना था? 2,40,000 का। 2,40,000 में से तुमने इस साल करंट ईयर में रिटेन अर्निंग में कितना ट्रांसफर कर दिया? 30,000। तो 2,40,000 माइनस 30, अभी भी बैलेंस कितना बचा हुआ है? 2,10,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस बचा हुआ है। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट टू द P&L ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू का, तो सेल्वेज वैल्यू का। तो डेप्रिसिएशन के 3 ही मेथड होते हैं, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू, कहा कि भैया रेवेन्यू के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना इनअप्रोप्रिएट होता है, गलत होता है। डेप्रिसिएशन पीरियड क्या होता है? कब से चालू हुआ? कमेंसमेंट व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जिस दिन आपको यूज करने के लिए अवेलेबल, यूज करो या नहीं करो, रेडी टू यूज है, चलो डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। सेसेशन रोक दोगे, डेप्रिसिएशन लगाना रोक दोगे, शुड बी सीज्ड। कब? अगर आप एसेट हेल्ड फॉर द सेल, क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, साइड में रख दिया, हेल्ड फॉर सेल बेचने के लिए रख दी, भाई साहब अब का डेप्रिसिएशन हम यूज ही नहीं कर रहे, एक्टिव यूज से हटा दी गई हो, या फिर डी रिकॉग्नाइज कर दिया, अपनी बुक से डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया हो तुमने, ठीक है ना, दोनों में से जो भी पहले हो गया, तो बेचने के लिए रख दिया या बेच दिया हो, तो डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देना। ओके, रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? जो लास्ट में मिलता है ओवर आफ्टर द यूजफुल लाइफ। ओके, हाँ इसमें बोला इफ रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा है रेजिडुअल वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन लगा के इतना कर दिया कि इसकी जो कैरिंग अमाउंट है इतनी कम हो गई कि रेजिडुअल वैल्यू से भी कम हो गई, मार्केट में बेचने जाओगे तो भी ज्यादा मिल जाएगा, भाई साहब तुम्हारी बुक्स में वैल्यू नहीं है, तो क्या करना? अब डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देना ना, डेप्रिसिएशन 0। यूजफुल लाइफ, जितने टाइम तुमको एक्सपेक्टेड है लाइकली टू रिमेन इन सर्विस एसेट, जितने टाइम तक काम कर सकती है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है, दैट इज यूजफुल लाइफ। एनुअल रिव्यू एज पर इंड AS 8, इंड AS 8 भी पढ़ लिया ना अब तो तुमने, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड
एरर्स, तो उसमें क्या है एनुअल रिव्यू एज पर इंड एस 8 क्या बोला डेप्रिसिएशन मेथड हर साल रिव्यू करो, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये सब हर साल के एंड में आपको रिव्यू करना होगा कि मेथड जो है वो सही है कि नहीं, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, रेजिडुअल वैल्यू अभी भी वही है या कुछ चेंज हुआ है, यूजफुल लाइफ कोई चेंज हुआ है क्या या भाई एक्सपेक्टेड है, अगर वहां पे कोई चेंज है तो इसे माना जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और याद है ना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को अपन ने इंड एस 8 में पढ़ा था, कैसे देना है, इफेक्ट विल बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली, इफेक्ट कैसे देना है प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिस टाइम से चेंज हो रहा है उसके बाद से इफेक्ट जाएगा। आज अगर मुझे लग रहा है 10 साल नहीं 8 ही साल है तो अभी 8 साल में एलोकेट करो, प्रीवियस ईयर्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं देना होता है। डी रिकॉग्निशन, एसेट शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब, डिस्पोज्ड ऑफ, या तो बेच दी जाएगी या कोई फ्यूचर बेनिफिट आपको इससे नहीं लग रहा है तो दोनों ही केसेस में अपने बुक से हटा दिया जाएगा। गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन, गेन और लॉस वही बात, बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेना, मतलब नेट प्रोसीड और कैरिंग अमाउंट, गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू द P&L। एक एग्जांपल क्या करें, एन एसेट व्हिच कॉस्ट 10,000 वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 2,000, आफ्टर 2 इयर्स यूजफुल लाइफ क्या हो गई है, रिवाइज हो गई है, कितनी, 4 साल, 4 रिमेनिंग इयर्स। अच्छा तो बताइए डेफिनेशन पहला, दूसरा और तीसरा साल का, तो मैंने कहा देखो पहला और दूसरा साल तो कितना लगेगा, 10,000 में से 2,000 हटा दो, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 10 साल, 10 माइनस 2 8,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट है, 8,000 डिवाइड बाय 10 किया तो 800 रुपए आ गया पहले और दूसरे साल का डेप्रिशिएशन। अब 2 साल डेप्रिशिएशन लगने के बाद एसेट की वैल्यू हो गई है कितनी, 800 डेप्रिशिएशन लग गया तो 8,400 हो गया, 8,400 वैल्यू हो गई। अब क्या होगा 2 साल बाद क्या होगी, यूजफुल लाइफ रिवाइज हो गई, 4 साल है तो मैंने कहा अच्छा बची हुई 8,400 की जो वैल्यू है वो बचे हुए साल 4 साल में अलोकेट होगी। यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू के लिए कुछ बोला नहीं था तो मैं मान रहा हूं कि वो अभी भी 2,000 रुपए ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो अभी डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 8,400 बचा हुआ वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू 2,000 डिवाइड बाय बची हुई लाइफ कितनी 4 आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 1,600 और क्लोजिंग वैल्यू आ गया 680, 680 नहीं 8,400 में से 1,600 जाएगा तो 6,800, ओके 6,800। देन नेक्स्ट एग्जांपल, एन एंटिटी एक्वायर्ड एसेट 3 साल पहले खरीदा था 50 लाख में, डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्टेड फॉर द एसेट वाज 10% WDV। At the end of the year 3, the entity estimate that the remaining life is 8 years and adopt the SLM। तो जब तक देखो 3 साल तक SLM लगाए थे, लगा लेने तो 50 लाख पे 10% लगाते गए, 10% पहले साल, फिर बची वैल्यू 45 लाख पे 10%, फिर बची वैल्यू 40 लाख 50,000 पे 10%। अब वैल्यू बची है 3 साल बाद 36 लाख 45,000 और अब वो बोल रहा है कि भैया SLM लगा देना, 8 साल की लाइफ मान लेना, तो 36 लाख 45,000 को 8 साल में अलोकेट कर दो बस। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दीज आर सेपरेबल एसेट्स एंड आर सेपरेबली अकाउंटेड इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। का लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाओगे, भले ही साथ में हो, साथ में खरीदी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लैंड पे अलग डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्डिंग पे अलग लगेगा। उसके बाद तो लैंड पे तो लगता ही नहीं है ना, लैंड पे जनरली लगता ही नहीं है। ओके, कंपोनेंट अकाउंटिंग, एक ही पीपी है, अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों की लाइफ अलग अलग है, 10 साल और 5 साल, तो क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन भी फिर अलग अलग लगाया जाएगा, हर कंपोनेंट पे अलग अलग। इन बैलेंस शीट टोटल डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीवी। देखो डेप्रिसिएशन भले ही दोनों पे अलग अलग लगाओ, एक पे 10 साल की लाइफ मानते हुए, एक पे 5 साल की लाइफ मानते हुए, लेकिन जब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो कंपोनेंट वाइज छोड़ना होगा, वो तो एक ही पीपी शो होगा और पीपी पे जितना टोटल डेप्रिसिएशन है, चाहे कंपोनेंट 1 का हो चाहे 2 का हो, वो टोटल अमाउंट में लेस होगा। अच्छा फिर का लाइफ सेम है भैया, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जरूरत ही नहीं है अलग अलग। ओके, सब्सिक्वेंट कॉस्ट मेजरमेंट, देखो तुमने पीपी खरीदा उसके बाद भी उस पर कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हर साल रिपेयर और मेंटेनेंस का, तो उसको क्या बोला जाएगा सर, डे टू डे सर्विस कॉस्ट है, उसे P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट, तो इसका क्या किया जाएगा, ट्रीटेड एज सेपरेट पार्ट एंड अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। ओके, अगर आप मेजर इंस्पेक्शन करवाते हो तो उसे सेपरेट पार्ट कंसिडर किया जाएगा और कंपोनेंट अकाउंटिंग यूज किया जाएगा। अच्छा, अलग से डेफिनेशन लगेगा। हाँ, इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जब आप पीपीई खरीद के लाते हो तो फर्स्ट टाइम तो देखो आपको इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती ना, वो ऑलरेडी इंस्पेक्ट किया हुआ था, नया नया खरीद के लाते हो तो इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। देयरफॉर डेप्रिशिएट दैट कॉस्ट सेपरेटली अप्लाइंग कंपोनेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब अगर पीपीई के अंदर कोई इंस्पेक्शन कॉस्ट शामिल है तो उस इंस्पेक्शन कॉस्ट को अलग से डेप्रिशिएशन चार्ज कीजिएगा। कितने साल तक इंस्पेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा उतने टाइम तक में आप उस इंस्पेक्शन की कॉस्ट को क्या कर दो, अलोकेट कर दो। अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, नया जब आप इंस्पेक्शन करवाते हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू इंस्पेक्शन ऐड कर देना, माइनस कर देना अगर कुछ पहले वाले का बचा हुआ हो तो, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन।
ओके, वो लेस कर देना, नया वाला इंस्पेक्शन आ जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा। ओके, रिप्लेस्ड पार्ट, अगर पार्ट रिप्लेस करवा रहे हो तब भी वही बात, कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट ऐड कर देना, पुराना वाला पार्ट का कैरिंग अमाउंट लेस कर देना। कंपोनेंट अकाउंटिंग विल बी यूज्ड। हर्ष लिमिटेड हैज एक्वायर्ड हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ विद नो ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट पार्ट। अलग अलग ब्रेकडाउन, अलग अलग पार्ट नहीं पता है मुझे, कितना कितना कंपोनेंट्स नहीं पता है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years है, एट द एंड ऑफ द 6th year 6 साल बाद वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टरबाइन requires replacement as further maintenance is uneconomical। अच्छा, एक मेजर कंपोनेंट, ठीक है, टरबाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, अच्छा उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। एज फर्दर मेंटेनेंस, आगे मेंटेनेंस करवाना हमारे लिए सही नहीं होगा, पैसे फालतू लगने वाले हैं, पैसा जितना लगेगा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years। कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन, अच्छा नया टरबाइन जो पार्ट रिप्लेस करवाया उसकी वैल्यू कितनी है, 45 लाख। डिस्काउंटिंग रेट है 5%। एनालाइज वेदर द कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट एंड इफ यस द एक्सप्लेन द अकाउंट। अब देखो, तुमने पहले 1 करोड़ जब खरीदा था तब तो कंपोनेंट अकाउंटिंग किया नहीं तुमने, ठीक है ना। अब तुमको बाद में दिख रहा है कि भैया 4 साल बाद एक्चुअली 45 लाख में रिप्लेस होगा, तो अभी तुमको लग रहा है कि हाँ भैया ये तो करना चाहिए था, अभी से पता चल रहा है ना। तो इफ द मेजर पार्ट ऑफ पीपीई इज रिप्लेस्ड देन कॉस्ट ऑफ न्यू रिप्लेस पार्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 करोड़ था, तुमने 6 साल में डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना, 6 साल में डेप्रिसिएशन लगा दिया, 10 साल लाइफ थी तो 6/10 60 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, कैरिंग अमाउंट आया 40 लाख, नया टरबाइन की वैल्यू 45 लाख है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर देखा जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट, ओल्ड जो आपने खरीदा था 45 लाख, तो 6 साल बाद की कीमत है, तो वही टरबाइन 6 साल पहले जब तुमने खरीदा था वो कितना वर्थ रखता है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 33,57,970। इस पर 6 सालों में डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 6/10 कर लो कितना लग गया, तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 13,43,188 रुपए है। अच्छा, कंपोनेंट अकाउंटिंग तो नहीं की थी, बट अब देखना पड़ेगा कि वो जो टरबाइन है, वो जो टरबाइन जो तुम 6 साल बाद 45 लाख का वर्थ रख रहा है, वो अगर 6 साल पहले वो जो 1 करोड़ में मशीन खरीदी थी उसमें टरबाइन की वैल्यू कितनी थी, उसमें टरबाइन की वैल्यू थी 33,57,970, और उस पर अगर डेप्रिसिएशन लगता, कंपोनेंट अकाउंटिंग होती तो 10 साल में डेप्रिसिएशन लगता, तो 6 साल में 20,14,782 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब उसकी कैरिंग अमाउंट है 13,43,188। तो हम क्या करेंगे, नया वाला जो है 45 लाख वो तो ऐड कर देंगे, जो पुराना वाला है उसकी कैरिंग अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, पीपी के अमाउंट में से लेस कर दिया जाएगा। तो पीपी का जो कैरिंग अमाउंट है अभी 40 लाख है, 40 लाख में से नया वाला तो ऐड कर देना और पुराने वाले का कैरिंग अमाउंट को लेस कर देना, ये आ जाएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। फिर कहा चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट। अगर मान लो डीकमीशनिंग कॉस्ट में भी आगे चल के कभी चेंज आ रहा है, याद करो फाइनेंशियल लायबिलिटीज वगैरह में भी कभी कोई चेंज आता है, कोई बात नहीं जी, रिवाइज वैल्यूज पे आप लगाने लग जाएंगे और क्या है। तो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग में रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द टाइमिंग और अमाउंट ऑफ आउटफ्लो और चेंज इन डिस्काउंट रेट, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से चेंज आ सकता है। इट शैल बी अकाउंटेड एज फॉलोज इफ एसेट इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो आप एसेट की कॉस्ट में बढ़ा देना, क्योंकि आपने पहले एंट्री किया था पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, तो एसेट की कॉस्ट को बढ़ा देना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अगर लायबिलिटी कम होती है तो तुम एसेट की कॉस्ट को भी कम कर लेना, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन अगर आप एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे यूज कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अब अगर आपको लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब लायबिलिटी तो क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन डेबिट में एसेट अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, एसेट तो रिवैल्यू पे अमाउंट पे वैसे ही शो कर दिया ना। तो अभी जो लायबिलिटी वाला जो लॉस है उसे रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन अगर गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप एसेट को शो कर रहे हो और डीकमीशनिंग लायबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, कम हो गई है, तो गेन हो गया, तुमको गेन हो गया तो लायबिलिटी तो कम कर दोगे, टू एसेट अकाउंट में नहीं करोगे, क्या करोगे, टू रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट करोगे, ये ध्यान रखना। चलिए, एक कंपनी ने पीपी खरीदा 5 लाख में, कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग कितना है, 1 लाख है, एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, 2 साल बाद एस्टिमेशन चेंज हो गया और कितना हो गया है 80,000 है। तो पहले 2 साल बाद अपन चेक तो करो कितना वैल्यू रखता है। अभी मैंने पीपी रिकॉर्ड किया 5,62,100 पे, कैसे रिकॉर्ड किया, ये 5 लाख तो देना ही देना है, और 1 लाख की जो लायबिलिटी आने वाली है 5 साल बाद, तो 10% से देखा जाए तो 5th ईयर का पी फैक्टर होता है 0.621,
1,00,000 को जैसे ही 0.621 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना है 62,100। प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, तो एंट्री हुआ पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। पहले साल अनवाइंडिंग करूंगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, जिस पे 62,100 पे 10%। फिर दूसरे अच्छा डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 5,62,100 है, डिवाइड बाय कितनी लाइफ है 5 साल की लाइफ है, बिल्कुल 5 साल की लाइफ है, तो 5 सालों में मैंने अलोकेट कर दिया 1,12,420। सेकेंड ईयर फिर मैंने इंटरेस्ट अनवाइंडिंग करूंगा, इंटरेस्ट इस बार किस पे सर प्रोविजन के अमाउंट पे 62,100 तो था ही, 6,210 और हो गया, दोनों का मिला के 10% इंटरेस्ट अनवाइंडिंग कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन पे डेप्रिसिएशन लगेगा वही 1,12,420। अब क्या होगा, दोनों का बैलेंस मैंने बता दिया कि प्रोविजन के अंदर कितना बैलेंस है, और चलो डेप्रिसिएशन का पीपी का अभी तक बैलेंस नहीं बताया, कोई बात नहीं। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रोविजन कितना बता रहे हैं सर, रिवाइज्ड वैल्यू बता रहे हैं खर्चा कितना होगा 80,000 सेकेंड ईयर के एंड में। कब 80,000 भी कब होगा 5th ईयर के एंड में, आज से 5th ईयर का एंड, मतलब तो सेकेंड ईयर से कितना एंड हुआ, सेकेंड ईयर से तो 3 साल ही बचे ना, तो 80,000 3 साल बाद लगने, सेकेंड ईयर के एंड में सोच रहा हूँ कि 80,000 कब लगने वाले हैं 3 साल बाद लगने वाले हैं, तो 80,000 जो 3 साल बाद लगने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कब होगा, मतलब सेकंड ईयर के एंड में सोच रहा हूँ कि उसका वैल्यू कितना है 60,105 रुपए है, पर तुम्हारी बुक्स में वो कितने पे शो हो रही है 75,141। अरे लाइबिलिटी कम हो गई, डिक्रीजिंग लाइबिलिटी अपने लिए फायदा है तो तुम एसेट को किस पे दिखा रहे हो, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, कहीं पे भी रिवैल्यू की तो बात ही नहीं की, इसका मतलब तुम कॉस्ट मॉडल पे शो कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे एसेट की वैल्यू बढ़ा दोगे, तो एसेट सॉरी लाइबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है क्या, हाँ लाइबिलिटी कम हो रही है तो भैया एसेट की वैल्यू भी कम हो रहा है ना, हाँ जी लाइबिलिटी कम हो रही है तो एसेट की वैल्यू भी कम हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम होने पर वो रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तब करना, फायदा हो रहा है लाइबिलिटी कम हो रहा है तो तुम रिवैल्यूएशन गेन को क्रेडिट करना, लेकिन इधर लाइबिलिटी कम हो रही है तो साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट किस पे जाएगा एसेट पे जाएगा, एसेट की वैल्यू भी कम कर लेना, क्योंकि तुम एसेट को किस पे शो कर रहे हो कॉस्ट मॉडल पे शो कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डन कैसे किया जाएगा, अब तुमने क्योंकि रिवाइज कर लिया तो 3rd 4th और 5th ईयर में हर बार अनवाइंडिंग करना पड़ेगा डिस्काउंट को, कितना डिस्काउंट अनवाइंडिंग होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, इंटरेस्ट किस पे जो भी प्रोविजन का बैलेंस है डी कमीशनिंग का कितना बैलेंस है रिवाइज्ड बैलेंस कितना है 60,105, उस पे 10% लग जाएगा, फिर 10% ऐड होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 66,105, उस पे 10% लगा देना, फिर जो वैल्यू आएगी उस पे फिर 10% लगा देना, या फिर लास्ट ईयर याद है लास्ट ईयर इंटरेस्ट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है जो भी डिफरेंस होगा उस पे, तो 66,105 में 10% ऐड करने के बाद देख लेना कितना आएगा 72,727, और 80,000 रुपए एक्चुअल लायबिलिटी है, जो भी डिफरेंस होगा उतना अमाउंट से मैं अनवाइंडिंग कर दूंगा और लास्ट में पेमेंट कर दूंगा प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपए। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा सर, एसेट की वैल्यू भी तो रिवाइज हो गई है, बिल्कुल हो गई है, एसेट की वैल्यू थी कितनी, अब मैंने लिखी नहीं वहां पे तो मेरे को यहाँ लिखनी पड़ रही है, स्टार्टिंग में 5,62,100 थी पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू आया उसके अंदर मेरे को एसेट की वैल्यू क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई थी तो एसेट की वैल्यू भी कम करनी थी, कितने से 15,036 से, ये रही जी डिक्रीज इन लायबिलिटी 15,036, तो एसेट की वैल्यू भी 15,036 से कम कर दूंगा, जो वैल्यू आई 3,22,240, अब 24, अब वो बची हुई 3 साल की लाइफ में डेप्रिशिएट हो जाएगी ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड एसएलएम बेसिस पे इक्वली, तो 3,22,224 डिवाइड बाय 3 साल, क्योंकि अब बची हुई लाइफ कितनी है 3 साल ही तो है, 2 साल तो बीत गए हैं। ये था आपका पीपीई का रिवीजन, तो आपको अच्छा लगा होगा, फटाफट से एक बार मैं वीडियो यहाँ पे कट कर देता हूँ ताकि आप पीपीई का रिवीजन करने वाले यहाँ पे कर लें और सिर्फ जिसको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो अगला वीडियो ही देख ले। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। हाँ जी देखिएगा क्वेश्चंस, इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, डेफर्ड पेमेंट, अरे ये तो अपने नोट्स में भी लिखा हुआ था ना, बिल्कुल ये तो अपने नोट्स में भी कवर था, क्या है ये नोट्स में वाला ही देख लेना ना, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट है क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल एन आइटम इज ऑफर्ड फॉर 10 मिलियन, 10 लाख लिखवाया था, 100 मिलियन है, वहां पे अमाउंट थोड़ा चेंज करवा दिया था, विद पेमेंट टर्म बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 33,33,333 ओवर अ 2 ईयर पीरियड, भाई 2 साल वाला, ठीक है ना। तो मैंने अभी रिवीजन जो आप रिवीजन वीडियो देख रहे होंगे उसके अंदर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्या करना होगा अपने को, क्या करना होगा, जितना अभी डाउन पेमेंट दे रहे हैं वो तो टू बैंक में चला जाएगा और बाकी का अमाउंट किधर चला जाएगा टू अकाउंट्स पेबल, टू वेंडर अकाउंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू 95 लाख पे रिकॉर्ड होगा। 95 पे कैसे आया था, मैंने कहा था इसका पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। इंस्टॉलमेंट का जब आप पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो कैश प्राइस आ जाता है, बस 95 लाख आ जाएगा। अब क्या करना होगा,
इस 95 में से 33 का पेमेंट तो हो गया, 33,33,333 इसका तो पेमेंट हो गया है। बाकी का अमाउंट क्या होगा? अब बाकी का अमाउंट जो लायबिलिटी है उस पर हर साल इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है 61,66,667 रुपए, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 5.36%। इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद टोटल पेमेंट वेंडर टू बैंक अपन ने जैसा नोट्स में किया वो बेटर है ना। उसके बाद अगेन अगले साल इंटरेस्ट टू वेंडर और फिर वेंडर टू बैंक। अच्छा, लास्ट ईयर इंटरेस्ट कैसा आता है? बैलेंसिंग फिगर से आता है, वो आप देख लेना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दो एंट्री कर देना इसका, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल और देन अकाउंट पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अपन ने कर लिया था क्या? प्लूटो, हाँ ये भी कर लिया था। लैंड बिल्डिंग वाला, प्राइवेट जेट वाला, बिल्कुल प्राइवेट जेट को 18 लाख पे रिकॉर्ड करो, यहाँ पे 18,000 है, ठीक है, और फिर उसके बदले में लैंड बिल्डिंग दिया, उसका कैरिंग अमाउंट पैसा दिया वो, और प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज वो अलग से आ गया। डन नेक्स्ट। Jupiter Limited has an item of property, plant and equipment with an initial cost of rupees 1 lakh. Okay, initial cost था 1 लाख रुपीस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओके ऑलरेडी है इसका। एट द डेट ऑफ द रिवोल्यूशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने? अब तक का डेप्रिसिएशन 55,000 रुपए। ओके, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख पे अब तक का डेप्रिसिएशन 55,000, मतलब 45,000 रुपए उसकी बुक वैल्यू आ गई है। Fair value of asset by reference to the transaction in the similar asset is assessed to be 65,000. अब फेयर वैल्यू कितना? मतलब 45,000 की एसेट तुमने कितने पे वैल्यू की? 65,000 पे वैल्यू की है, 65,000 पर वैल्यू की। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया सर? 45,000 पे 65 मतलब 20,000 रुपए इंक्रीज हो गया। 45,000 पे कितना परसेंट हुआ? ये 44% हुआ। अब अपने पास दो तरह की अप्रोच होता है, एक तो डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, मतलब नेट अप्रोच। नेट अप्रोच में हम क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो 55,000 से हमने एसेट की वैल्यू को कम किया, अब एसेट आ गई है 45,000 पर। अब एसेट की वैल्यू को बढ़ा दो, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व 20,000 रुपए। ओके, फिर इसके बाद दूसरा है रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट कह दो या नॉट एलिमिनेशन अप्रोच बोल दो, इसको बोलते हैं ग्रॉस अप्रोच। इसमें क्या होगा? परसेंटेज देखा जाएगा और उस परसेंटेज से तुम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को बढ़ा देना। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए। 1 लाख को अगर तुम 44% से बढ़ा देते हो तो 44,444 से बढ़ जाएगा। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 है, 55,000 का 44.44% से तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ा देना। और टू रिवोल्यूशन रिजर्व कितना? 20,000 रुपए अपने आप आ जाएगा। ओके जी, डन है ये वाला क्वेश्चन भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Venus Limited is a large manufacturing group. It owns a considerable number of industrial buildings such as factory hai, warehouse and office building in several capital cities. Okay, the industrial building are located in industrial zone, whereas the office building are in central business district of the cities. Okay, industrial building का अलग एरिया है, ऑफिस बिल्डिंग का अलग एरिया है। Venus Limited management wants to apply the Ind AS 16 revaluation model to subsequent measurement of office building, but continue to apply the historical cost model to the industrial building. हमारे पास दो मॉडल होते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, कॉस्ट मॉडल और रिवेलेशन मॉडल। अब ये कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ऑफिस बिल्डिंग को तो रिवेल करना चाहता हूँ और जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसको कॉस्ट पे शो करना चाहता हूँ। बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? Venus Limited management can apply the revaluation model only to the office building. Yes, वो यूज कर सकता है। The office building can be clearly distinguished from the industrial building. हमने कहा था ना क्लास वाइज रिवेल किया जाता है, तो है तो दोनों बिल्डिंग, लेकिन भैया एक इंडस्ट्रियल है और एक ऑफिस बिल्डिंग है, दोनों का लोकेशन अलग है, उनका नेचर अलग है, उनका यूज अलग अलग है इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, देयर नेचर, देयर लोकेशन एक्सेट्रा। इन सब में वो डिफर करती है एक दूसरे से। Ind AS 16 permit 16 permit asset to be revalued on class by class basis. The different characteristics of building enable them to classified as different TPE classes. The different measurement model can therefore be applied to these class for subsequent measurement. तो आप अलग अलग measurement model use कर सकते हैं। All properties within the class of office building must therefore be carried at revalued amount. लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में जितनी भी ऑफिस बिल्डिंग है उस पूरी ऑफिस बिल्डिंग्स को, सारी ऑफिस बिल्डिंग्स को आप रिवेल्यूड अमाउंट पे शो करेंगे, और जैसे आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है उन सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को आप कॉस्ट मॉडल पे शो करेंगे। लेकिन इन दोनों को आप अलग अलग मॉडल पे शो कर सकते हैं।
ओके, और इसके रिगार्डिंग आप क्या करना, सेपरेट डिस्क्लोजर भी दे देना, ठीक है, डिस्क्लोजर तो मांगते ना इंडेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, An item of PPE was purchased for rupees 9 lakh on 1st April 2021. It is estimated to have a useful life of 10 years. 9 लाख रुपए में खरीदा था 1 अप्रैल 2021 को। अरे ये तो वही एग्जांपल है ना, 90 हजार का डेप्रिसिएशन 2 साल में लग गया था, फिर अब उस एसेट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 9 लाख माइनस 90 एक 80 लेस करोगे 720 आ गई थी, ठीक है ना। लेकिन तुमने उसको क्या कर दिया, रिवेल किया 9,60,000 पे, तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी 9,60,000 पे लगेगा बची हुई लाइफ पे, तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगेगा 120, अब तक लगता था 90,000, एडिशनल डेप्रिसिएशन 30,000, इस एडिशनल डेप्रिसिएशन के बराबर तुम रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस रेटेड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते चलोगे। अब फिर पूछा था कि बताओ जी रिवोल्यूशन के अंदर कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो रिवोल्यूशन हुआ था 720 की एसेट 960 पे, 240 एसेट वैल्यू बढ़ गई थी। सर 720 कैसे आया था, अरे 2 साल डेप्रिसिएशन लगा के देखो ना, अभी रिवीजन वीडियोस को पढ़ो जरा जाके, 9 लाख में से 90,000 2 साल लेस कर दो, 720 उसकी बुक वैल्यू आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गया, और ये रिवैल्यूड अमाउंट आ गया। ओके, तो 2 लाख चले जाएगा बैलेंस था, उसमें से तुम इस साल एडिशनल डेप्रिसिएशन के बराबर रिवोल्यूशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे। ओके, तो रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस कितना बचेगा, 2,10,000। तो ऐसा करके तुमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बता दिया, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,20,000, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ विल बी चार्ज्ड। ओके, और रिवोल्यूशन सरप्लस भी बता दिया कितना, रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस अब है 2,10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन एसेट which cost 10,000 was estimated to have a useful life of 10 years and residual value of 2,000 after 2 years। अच्छा ये भी क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, रिवाइज टू 4 रिमेनिंग इयर्स, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 1 to 3। ओके, तो फर्स्ट ईयर में तो 800 लग जाएगा, सेकंड ईयर में भी 800 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 800 टोटल हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1600, और अब एसेट की वैल्यू है 8,400। अब क्या होगा, थर्ड ईयर में 8,400 में से यूज रेजिडुअल वैल्यू में तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 4 है, तो 8,400 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 4 साल में एलोकेट कर दोगे तो हर साल 1600 डेप्रिसिएशन लगेगा। पिछली बार तक 1600 लग गया था, इस बार का भी 1600, तो 3200 हो जाएगा। अपने को तो सिर्फ डेप्रिसिएशन पूछा था ना, वही नोट्स में जाके देख लेना, उसके हिसाब से आंसर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एन एंटिटी एक्वायर्ड एन एसेट 3 years ago, 3 साल पहले खरीदा था, कितने की कॉस्ट पे, 5 million, 50 लाख पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्टेड 10% WDV एट द एंड ऑफ द ईयर 3, मतलब तीसरे साल में ये क्या कर रहे हैं, अब लाइफ को 8 साल बता रहे हैं और SLM मेथड लगाने का चाह रहे हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं जी, 3 साल तक तो नॉर्मल WDV से आप लगा दो, 3 साल बाद देखो अब बैलेंस कितना बचा है, 36,45,000, तो अब बची हुई लाइफ 8 साल में इसको इक्वली एलोकेट कर देना, ये भी अपने नोट्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, MS Limited has acquired a heavy machinery at a cost of 1 crore। तो MS Limited ने एक हैवी मशीनरी, भारी भरकम मशीनरी खरीदा भैया 1 करोड़ में, विद नो ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट, 10 साल का लाइफ है, एट द एंड ऑफ द 6th ईयर मेजर कंपोनेंट, वही टरबाइन वाला, वही ये भी क्वेश्चन था। तो 45 लाख जो आपके लग रहे हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखना कि भैया कंपोनेंट 1 करोड़ में से उसका वर्थ कितना है, उसका वर्थ कितना था, 33,57,900। डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो कितना हो गया सर, डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो हो गया था 13,43,160। तो तुम क्या करना, पुराने वाले टरबाइन का तो बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट अपनी कैरिंग टोटल कैरिंग अमाउंट में से हटा देना। टोटल कैरिंग अमाउंट 40 कैसे आया सर, 1 करोड़ पे डेप्रिसिएशन लग गया ना था ना 6 साल तक, 40 लाख कैरिंग अमाउंट आया। कैरिंग में से पुराना वाला जो कंपोनेंट है टरबाइन वाला उसका कैरिंग अमाउंट हटा दो और नए वाले का कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू परचेज वैल्यू ऐड कर दो, ये आ जाएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सर ये वाला भी हो गया था। ओके अरे सर सारे क्वेश्चंस तो आपने नोट्स में करवा दिए थे बिल्कुल। फिर उसके बाद ये देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन एन बिल्डिंग फॉर इट्स ऑन यूज 1 अप्रैल 2020-21 जो भी मानना है, 20-30 जो भी मानना है। The following costs are incurred, क्या परचेज प्राइस ऑफ लैंड 30 लाख रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी है सर, ये एसेट के कॉस्ट का पार्ट होगा, ये भी होगा, आर्किटेक्ट फीस भी होगा, साइट प्रिपरेशन भी होगा, मटेरियल भी होगा, लेबर कॉस्ट भी होगा, लेकिन जनरल ओवरहेड नहीं होगा। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बोला मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख हैड बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड एंड फर्दर 1,50,000 वाज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। भैया ये सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला है,
As a result of these problems, work on the building was stopped for these 2 weeks during November 2020, and it is estimated that 22,000 of labor costs relate to that period. भैया ये भी नहीं बनेगा, तो तुम यहाँ पे मटेरियल में से और ना लेबर में से ये खर्चा हटा देना. The building was completed on 1st January 2021 and brought in use 1st April. तुम कभी भी यूज करने लगो, तैयार हो गई थी ना 1 जनवरी को, बस खत्म. एक्स लिमिटेड हैड टेकन अ लोन, 40 लाख रुपए का एक लोन लिया था, 1 अप्रैल 2020 को लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. तो रेडी टू यूज तक का खर्चा कैपिटलाइज किया जाएगा, उसके बाद का खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा. लोन कैरिड इंटरेस्ट रेट कितना 8% है. रीपेबल कब है? 1 अप्रैल 2022 को रीपेमेंट है. मेरे को मतलब नहीं है 1 जनवरी 2021 को वो रेडी टू यूज है, कंप्लीट हो गया उसका काम, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया. Assume that the entity did not consider the construction period as a substantial period of time as per Ind AS 23. अच्छा, एंटिटीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा है. Did not consider the construction period as a substantial period of time. भैया कॉस्ट तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करोगे तभी कैपिटलाइज होगा ना, अदरवाइज तो कैसे कैपिटलाइज होगा? ये देखो Ind AS 23 पढ़ा हुआ कहां आ रहा है, बोरोइंग कॉस्ट. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट. क्या कहा? ओनली दोज कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल to bringing the asset into working condition for its intended use should be included. So administrative and general cost can't be included. इसके लिए तो मैं पहले ही बोल दिया था भैया इसको शामिल नहीं करेंगे. फिर क्या कहा? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज इज नॉट इंक्लूडेड एज पर पैरा याद नहीं करना, एज पर Ind AS 16. Here the cost of spoiled material and faulty design are assumed to be abnormal cost. तो भैया ये वाली जो दो है 1 लाख और ये 1.5 लाख रुपए जो खर्चा किया है, ये भैया ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, इसे आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, P&L में ट्रांसफर कर देंगे. Also it is assumed that wastage and labor charges incurred are abnormal in nature. ये जो लेबर है 22,000, ये भी abnormal in nature है, इसको भी एसेट के पार्ट नहीं मानना है. तो अमाउंट टू बी इंक्लूडेड, परचेज प्राइस हो गया है, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, साइट प्रिपरेशन, मेटेरियल में से 2.5 लाख हटा दिए गए हैं. कौन कौन से? 1 लाख का मेटेरियल कॉस्टिंग एंड फर्दर वो जो डिजाइन वर्क पे लगा था वो भी मेटेरियल के अंदर शामिल है, 1.5 लाख ये दोनों हटा देना. लेबर के अंदर से 22,000 हटा देना. जनरल ओवरहेड लेना मत, इंटरेस्ट लेना मत. क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगले ने बोला था कि भैया Ind AS 23 क्या कह रहा है? Did not consider the construction period as a substantial period of time. अगर substantial period of time consider किया जाएगा तो वो क्वालिफाइंग एसेट होगा, और क्वालिफाइंग एसेट होगा तब रेडी टू यूज तक का, कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होने तक का, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने तक का, एसीपी कंप्लीटेड, याद है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, तब तक का इंटरेस्ट का खर्चा कैपिटलाइज किया जाता है. अभी ये खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, नॉट कैपिटलाइज्ड. देखो मैंने कहा सारे Ind AS पढ़ते ना तब जाके क्वेश्चंस हो पाते हैं, ठीक है ना. नॉट कैपिटलाइज एज, नॉट कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट. Not considered as qualifying asset. Done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. XYZ लिमिटेड परचेज एन एसेट 1 जनवरी 2020 को कितने में? 1 लाख रुपए में. एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू निल है. कंपनी है चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM स्ट्रेट लाइन मेथड 10,000 रुपए. अच्छी बात है जी, 1 लाख पे 10,000 लगाते जाएगा, 10 साल में खत्म हो जाएगी. 1 जनवरी 2024 मतलब कितने साल बाद? 20 कंप्लीट हो गया, 21 कंप्लीट हो गया, 22 कंप्लीट हो गया, 3 साल, 23 भी कंप्लीट हो गया, 4 साल कंप्लीट हो गया, मतलब 40,000 का डेप्रिसिएशन तो लग चुका है. अब रिव्यू किया जा रहा है एस्टिमेटेड लाइफ को एंड डिसाइड द एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर अ फर्दर 4 years. अब आगे 4 साल ही एसेट काम आ सकती है. अच्छा ठीक है जी, मतलब 40,000 का डेप्रिसिएशन तो मैं लगा चुका हूं. अब वैल्यू हो गई कितनी? 60,000. 60,000 को बोल रहे अगले 4 साल ही काम आएगी, तो भैया रिवाइज लाइफ में एलोकेट कर दो 60,000 को. तो अब हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 15,000. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. On 1st April 2021, Sun Limited purchased some land for rupees 10 million. 1 अप्रैल 2021 को सन लिमिटेड ने क्या किया? कुछ लैंड खरीदा 10 मिलियन. ओके, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन में 100 लाख होगा. लीगल कॉस्ट है इसके अंदर कितना? 1 मिलियन. 1 मिलियन मतलब 10 लाख. इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री. ठीक है,
कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस 1 मई को स्टार्ट हुआ। सन लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का काम है भैया, क्वालिफाइंग एसेट के अंदर कवर होगा, ध्यान रखना। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग द लैंड, यस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। परचेज ऑफ मटेरियल बिल्कुल बनेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो भी सैलरी वगैरह दिया जा रहा है, यस पर मंथ है तो कन्वर्ट करना इनटू जितने भी मंथ्स होंगे। ओवरहेड कॉस्ट इनका डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, अच्छा ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली इनका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी खर्चा होगा वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। देखेंगे पर मंथ है कितना महीने का होगा। ongoing overhead costs allocated to the construction project using the company's normal normal overhead allocation model, तो भैया ये तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये जनरल ओवरहेड है। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एज अ कार पार्किंग, उस प्रीमाइसेस को तुमने कार पार्किंग के लिए तरह यूज किया और पैसे की कमाई होगी, 2 पैसे कमा लिए तुमने, 2 पैसे कमा लिए तो भैया इसको इनकम में लेके जाओ, इससे एसेट की कॉस्ट का पार्ट कम मत कर लेना, ठीक है ना। ये रिलेटेड इनकम नहीं है तो इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी कंसिडर मत करना। लेकिन अगर तुम उस पैसे को इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एज अ पार्ट, ये 2 बार दे दिया गया, 2 बार लिख दिया ना, 2 बार टाइप हो गया है। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉय, नहीं भैया नहीं, ये भी काउंट नहीं होता है। रीलोकेशन के खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ओपनिंग सेरेमनी तुम मिठाइयां बांट रहे हो, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड कब, 30 नवंबर को खत्म कंप्लीट हो गई। चालू कब हुआ था, ऐसा 1 मई को, ठीक है 30 नवंबर को कंप्लीट हो गया। ओके, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर 7 महीने। और इसको मैनेजमेंट ने क्या कंसिडर कर लिया, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर कर लिया है। वो तो भैया 7 महीने का जो भी इंटरेस्ट का खर्चा होगा वो क्वालिफाइंग एसेट पे हो रहा है तो वो क्या किया जाएगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। प्रोडक्शन बिगेन 1 अप्रैल, प्रोडक्शन कभी भी चालू करो, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया ना, कोई टेंशन नहीं। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट द डैश will need to be replaced, मतलब asset will be replaced 20 years after the date of completion and the cost of replacing the roof at current, अच्छा roof होगा छत, यहाँ पे भी रूफ एट करंट प्राइस वुड बी 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ओके, एक अलग कंपोनेंट बना दिया, रूफ को रिप्लेस करना होगा 20 साल में, ओके, और वो टोटल कॉस्ट का 30% कवर कर रहा है। कंपोनेंट अकाउंटिंग भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एट द एंड ऑफ द 40-year पीरियड सन लिमिटेड हैज अ लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रीस्टोर द साइट टू द ओरिजिनल कंडीशन। अच्छा, डीकमिशनिंग के खर्चे होंगे। The director estimate that the cost of demolition in 40-year time based on the price prevailing at that time कितना होगा, will be 20 million। 40 साल बाद 20 लाख रुपए लगने वाले हैं। हाँ 20 मिलियन है, 20 मिलियन रुपए लगने वाले। ओके 20 मिलियन। एंड एनुअल रिस्क एडजस्टेड रेट, डिस्काउंटिंग रेट 8% है, जैसे डिस्काउंटिंग करके तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे और प्रेजेंट वैल्यू भी तुमको दे रखा है 0.046। ओके, मल्टीप्लाई करना है तो 20 मिलियन से और कुछ नहीं करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री आर पार्टली फाइनेंस्ड बाय अ लोन। अच्छा, लोन कितने का ले रखा था, इसी का इंतजार था। लोन है 17.5 मिलियन का, कब लिया था, 1 अप्रैल को ही ले लिया था। रेट कितना था, 6% था। ओके 6% था तो इस पर 6% पे कितने महीने का, 7 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा। अच्छा, एक इनकम भी मिला है, इनकम मिला है कौन सा, इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा मिला है उस लोन को, ठीक है, ये एसेट की कॉस्ट को कम कर देगा। इसको एसेट की कॉस्ट से रिलैक्सेशन कंसिडर करना और एसेट की कॉस्ट कम कर लेना। कैरिंग अमाउंट बताना है तुमको। ओहो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अरे बड़ा आसान है, देखो बड़ा आसान कैसे है। परचेज ऑफ लैंड कितने का, पूरा 10 मिलियन, इसे आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे 10 मिलियन। फिर उसके बाद प्रिपरेशन एंड लेवलिंग कितना, 3 लाख रुपए, ये भी आप क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे। मटेरियल 6080, ये लो जी 6.08 मिलियन, ठीक है, ये भी आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी होगा 2 लाख और 1 लाख, लेकिन कितने महीने के लिए, पर मंथ है ना, 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए आप कर लोगे कंसिडर इसको, तो 2 लाख इंटू 7 कितना होगा, 14 लाख, और 2 लाख 1 लाख इंटू 7 लाख। एलोकेट ओवरहेड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनकम रिलोकेशन भी नहीं होगा, ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होगा, बताया था। फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर करोगे, कितने का लोन था, 17.5 का 6% 7 महीने का, देखना कितना आता है, 7/12, 17.5 इंटू 6% इंटू 7/12,
17.5 into 6% into 7/12, 61.25। ओके 61.25 मिलियन ना, हाँ जी मिलियन, पक्का मिलियन। ठीक है देखो 17.5 मिलियन था, 17.5 मिलियन था इंटू 6% इंटू 7/12, हाँ यही आ रहा है। ठीक है 17.5 17.5 इंटू 6% इंटू 7/12, 0.6125 आ रहा है। 0.6125 को इंटू मिलियन है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू 10 लाख आ जाएगा 6,12,500। ओके तो 6,12,500 आप लिख देंगे यहाँ पर। ओके डन। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उससे आपकी एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। और तो ये क्या आ गया सर, ये 920, ये कहां से आया 920, जरा देखो कहीं लिखा है क्या 920 के बारे में? डीकमीशनिंग का कॉस्ट उसको कंसिडर नहीं किया, अभी देखते हैं। डोनेशन कॉस्ट नहीं होगा, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट होगा फिर। हे भगवान। ओके देखो जरा 20 मिलियन को जरा 0.046 से मल्टीप्लाई करना। 20 मिलियन 20 इंटू 0.046, यस 0.92 इंटू 10 लाख, 9,20,000। बिल्कुल डोनेशन नहीं है भैया, डीकमीशनिंग कॉस्ट है। मैंने कहा ये कौन सा कॉस्ट आ गया, डीकमीशनिंग कॉस्ट। ठीक है डन। चलिए ये हो गया टोटल। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 19,912.5 है, इस पे डेप्रिसिएशन कैसे होगा, अलोकेट किया जाएगा दो पार्ट के अंदर। दो पार्ट के अंदर कैसे अलोकेट किया जाएगा वो देख लो। अब या तो आप ऐसे कर लो, एक को 20 साल में और एक को 40 साल में, कैसे किया जाएगा वो देखो। 19,912.50, all of the net financial cost has been allocated to the depreciable amount also acceptable to the reduced by allocation to डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखो 40 साल में अलोकेट करना है और कुछ पार्ट 20 साल में भी अलोकेट, 30% पोर्शन 20 साल में, बाकी 40 साल में अलोकेट करना है। ठीक है 19,912.5। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आएगा सर, डेप्रिशिएशन किस पे लगेगा, कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह दे रखा है क्या, स्क्रैप वैल्यू कहीं पर भी? सर देखो लैंड है, स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है बट लैंड है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है ना, तो आप 10 मिलियन तो हटा ही दीजिए। 10 मिलियन मतलब 100 लाख। ओके तो जैसे ही आप 100 लाख हटाएंगे बचेगा कितना, 9,912.5। ओके इसने ये लिखा है कि भाई नॉन डेप्रिशिएबल लैंड एलिमेंट को आप हटा देंगे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आएगा, 9,912.5। अब इस 9,912.5 पे डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, एसेट बनके तैयार कब हो गई थी, एसेट बनके तैयार हो गई थी 30 नवंबर को ही, तो दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस 9,912.5 डेप्रिशिएबल अमाउंट का 30% तो रूफ है, उस पर 1/20 कितने साल में एलोकेट होगा, डेप्रिसिएशन 20 सालों में होगा, तो हर साल का आ जाएगा। हर साल में से इस साल कितना लगेगा, 4 महीने डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। अच्छा दूसरे केस में बाकी बचा 70% है, 70% तो 40 साल उसकी लाइफ है, 40 साल में एलोकेट कर देना, और इस बार तो उसमें भी 4/12 ही लगेगा क्योंकि सिर्फ 4 महीने ही यहाँ पर यूज हुई है एसेट। ओके ये आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। और कैरिंग अमाउंट कैसे आ जाएगा, कैरिंग अमाउंट ये डेप्रिसिएशन लेस जो एसेट का टोटल है, लैंड को इंक्लूड करते हुए, लैंड एंड बिल्डिंग माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ओके कैरिंग अमाउंट आएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, काफी अच्छा माना जा सकता है, इसमें काफी सारी चीजें थी जो सीखने लायक थी। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
एच लिमिटेड परचेज इन आइटम ऑफ पीपीई कॉस्टिंग 100 मिलियन। ओके, पीपीई का एक आइटम खरीदा है, कॉस्टिंग कितना है 100 मिलियन, विच हैज यूजफुल लाइफ 10 years। द एंटिटी हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन 5 मिलियन का है। कब लगेगा? 10 साल बाद लगेगा। करंट मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट 8% है, डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाएगा। कंपनी फॉलो एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एच लिमिटेड फॉलो द कॉस्ट मॉडल। अच्छी बात है, क्या करें? डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी एंड डीकमिशनिंग लायबिलिटी एट ईच ईयर एंड। अच्छा, हर साल के एंड में पीपी का वैल्यू और हर साल के एंड में डीकमिशनिंग लायबिलिटी पता करनी है। When there is no change in the expected decommissioning expenses, expected timing of incurring the decommissioning expenses, कोई चेंज नहीं है डीकमिशनिंग के एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ इनकरिंग द कोई टाइमिंग में चेंज नहीं है, कोई डिस्काउंटिंग रेट में चेंज नहीं है, जैसा है चलता रहेगा। और दूसरा केस है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 4 entity expect that the estimated cash outflow on account of decommissioning and site restoration is to be incurred at the end of the useful life of the asset will be 8 million। अच्छा, पहले कितना बता रहा था? 5 मिलियन, अभी चेंज हुए 8 मिलियन हो रहा है। अच्छा जी, तो अभी क्या होगा? अभी फिर रिवाइज करनी पड़ेगी लायबिलिटी को। ओके, लायबिलिटी रिवाइज करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? क्योंकि आप कॉस्ट मॉडल पे फॉलो कर रहे हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट भी इफेक्ट होगी। बिल्कुल याद है ना, लायबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट भी बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगा तो एसेट भी कम होगा। Determine in case B how H Limited need to account for the change in the decommissioning liability। तो देखो लाइन से चलते हैं, पहले कोई चेंज नहीं हो रहा तो बड़ा सिंपल सा है। तुमने पीपीई कितने पे रिकॉर्ड किया? 100 मिलियन तो था ही, 5 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू और देख लेना। 5 मिलियन जो तुमको लगने वाले हैं 10th ईयर के एंड में, आज उसका प्रेजेंट वैल्यू है 2.32 मिलियन। तो तुम पीपीई को रिकॉर्ड कितने पे करोगे? 102.32 मिलियन। ओके, अब हर साल डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? लाइफ कितनी? 10 साल ना, तो हर साल एसएलएम 10.23 डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, कैरिंग अमाउंट निकालते जाओ, डन। 10 साल बाद वो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि एसएलएम यूज कर रहे हो, रेजिडुअल वैल्यू कुछ रखा नहीं तो 0 हो जाना है। ऐसे केस में प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कैसे आएगा? देखो इतना पार्ट तो एसेट का आ गया ना, ये पोर्शन एसेट का है, ठीक है, ये वाला पोर्शन एसेट के लिए तैयार कर दिया। फिर साथ ही साथ आधा पोर्शन में डीकमिशनिंग लायबिलिटी तैयार किया। डीकमिशनिंग लायबिलिटी स्टार्टिंग में कितना? 2.32 लाख। आज फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज हुआ किस रेट से? इंटरेस्ट का रेट 8%, तो 2 अनवाइंडिंग करेंगे, अनवाइंडिंग, ठीक है ना, अनवाइंडिंग किया जाएगा 8% से, तो 2.32 इंटू 8% करेंगे 0.19 आएगा इंटरेस्ट का खर्चा। लायबिलिटी हर साल इस इंटरेस्ट से बढ़ता जाएगा। फिर लायबिलिटी अगर 2.50, फिर इस पे 8%, 0.20, फिर लायबिलिटी और बढ़ता जाएगा। ऐसा हर साल 8% लगाते जाओगे, लायबिलिटी बढ़ता जाएगा और लास्ट में लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 5 के बराबर, जितना आपको पे करना है। बड़ा आसान सा था। लेकिन अगर चेंज हो रहा है 4th ईयर के एंड में, तो 4th ईयर के एंड में अगर चेंज हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा डीकमिशनिंग का लायबिलिटी बन कितना रहा है। 8 मिलियन पे करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 मिलियन, 5 नहीं 8 दूंगा, 8% का रेट है। लाइफ कितनी बच गई? 4 साल बाद बता रहा है ना, एट द एंड ऑफ द 4 ईयर 4 साल खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने? 6 साल। तो 6 साल के लिए पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और ये प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 5.04 लाख। जबकि 4 साल बाद मेरे यहां डीकमिशनिंग की लायबिलिटी का बैलेंस कितना आ रहा है? 3.15 आ रहा है, 3.15। अब ये कह रहा है 5.04, बढ़ गई ना लायबिलिटी। अब लायबिलिटी बढ़ गई तो एसेट की वैल्यू भी तुमको बढ़ाना पड़ेगा। पीपीई अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, किससे? 1.89 मिलियन से। अब एसेट भी बढ़ेगा तो रिवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना 5th ईयर से, बिल्कुल। और जो रिवाइज वैल्यू है लायबिलिटी का, उस पे भी डीकमिशनिंग जो इंटरेस्ट है अनवाइंडिंग उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखो टेबल 5th से 10th ईयर, 4 साल तक तो सेम रहने वाला है, जैसा यहाँ पे था 1 2 3 4, वो तो सेम है, वो लिख देना। 4 ईयर तक तो सेम रहेगा। 5th ईयर से देखो, 5th ईयर के में पीपीई कितना हो जाएगा? पीपीई कैसे आएगा सर? 4th ईयर के एंड में पीपीई था हमारा 61.39, 61.39 में 1.89 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 63.28। और अब बची हुई लाइफ कितनी? 6 साल। 6 साल में इस तरीके से अलोकेट हो जाएगा हर साल 10.55 10.55 10.55। ओके, ऐसे ही डीकमिशनिंग लायबिलिटी रिवाइज हो चुका है, कितना हो गया? 5.04। अब 5.04 पे हर साल 8% अनवाइंडिंग करना और अनवाइंडिंग करते हुए हर साल बैलेंस बढ़ता जाएगा। 10 साल के एंड में बैलेंस हो जाएगा 8, जिसका हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ABC Limited is installing a new plant. Cost of the plant, okay, initial delivery cost, handling cost, cost of site preparation, consultant use for advice, ये सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा. आगे दे नहीं रखी है शायद वैल्यू 25 लाख, 2 लाख, 6 लाख. उसके बाद कंसल्टेंट की फीस कितनी, 7 लाख, 7 लाख रुपए. उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर द डेफर्ड क्रेडिट. इंटरेस्ट चार्जेस कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है. नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर. 7 साल बाद कितना खर्चा लगने वाला है, 3 लाख रुपए लगने वाले हैं. तो ये 3 लाख रुपए भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे बिल्कुल. तो ये भी कंसिडर करना होगा आपको. ओके, ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं, ये कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना. वैल्यू दे भी नहीं रखा है, इग्नोर. इंटरेस्ट चार्जेस बता रखा है 2 लाख रुपए का, बट इसको कंसिडर नहीं करना है. और आंसर देख के लिख रहा हूं भैया, 4 लाख रुपए कॉमर्शियल प्रोडक्शन नॉट रिगार्डेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लॉसेज है 4 लाख के, इसको भी कंसिडर नहीं करना है. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये नोट्स में अपने लिख लेना ना. चलिए आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 15. A Limited has an item of property, plant and equipment with an initial cost of rupees 1 lakh. ये क्वेश्चन तो कर चुके. 1 लाख था, 55,000 था, 45,000 हो गया, 65,000 पढ़ चुके हैं सर. रट गया तो 44.44% से बढ़ जाएगा. तो एसेट की वैल्यू कम कर देना और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कम कर देना और फिर नेट वैल्यू से एसेट की वैल्यू को बढ़ा देना. ठीक है. हम इसने तो केवल एक एलिमिनेशन अप्रोच किया है, हम तो रीस्टेटमेंट अप्रोच भी कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. B Limited on an asset with an original cost of rupees 2 lakh. B Limited के पास एक एसेट है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपए. On acquisition, management determined that the useful life was 10 years. एक्वायर करने पर देखा कि मैनेजमेंट ने देखा यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल है. रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ. एसेट इज नाउ 8 years old. 8 साल हो गए. अच्छा. And during this time, there have been no revision to the asset's residual value. Residual value revise नहीं हुई. At the end of 8 year, 8 साल बाद, मैनेजमेंट ने रिव्यू किया यूजफुल लाइफ को एंड रेजिडुअल वैल्यू को एंड हैज डिटरमाइंड दैट द यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 years. अच्छा, 8 साल बाद देखा जा रहा है कि 12 हो सकती है, मतलब बचे कितने, 4 साल और बच गए अभी तक. और एज अ रिजल्ट द रेजिडुअल वैल्यू विल रिड्यूस टू 20,000. रेजिडुअल वैल्यू 10,000 हो जाएगी. तो कोई ना जी, पहले 8 साल तक तो तुम नॉर्मल 2 लाख माइनस 20,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट 180 डिवाइड बाय 10 करके 18,000 डेप्रिशिएशन लगा दो. ऐसा करके 1,44,000 का डेप्रिशिएशन लग जाएगा. बची वैल्यू कितनी, 8 साल बाद 56,000. अब तुम्हें लग रहा है कि 4 साल और बाकी हैं, तो तुम 56,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 10,000 रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू लेस करोगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा 46,000 और इसको बची हुई लाइफ कितनी, 4 साल में एलोकेट कर देना. तो 9th, 10th, 11th और 12th ईयर में 46,000 डिवाइड बाय 4, 11,500 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. X Limited has a machine which got damaged due to fire as on 31st January 2021. The carrying amount of the machine 1 lakh on that date. X Limited ने बेच दिया, sold the damaged asset as a scrap for rupees 10,000. X Limited has insured the same asset against the damage. Okay, carrying amount था 1 लाख का, ठीक है जी, बेच भी दिया डैमेज को. Insured the same asset against the damage. As on 31st March 2021, the compensation proceedings were still in force, but the insurance company has confirmed the claim. Compensation, sorry, डैमेज हो गई थी 31 जनवरी को. 31 मार्च को कंपनसेशन प्रोसेस अभी भी रनिंग में है, लेकिन क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया ठीक है, क्लेम को हम कंफर्म करते हैं. कंपनसेशन इज रिसीवेबल, अभी तक मिला नहीं है, 50,000 रिसीव हो जाएगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. डिटरमाइन द अकाउंटिंग ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन. क्या किया जाए, एज पर पैरा को छोड़ो. एज पर इंडिया 16, इम्पेयरमेंट और लॉसेज ऑफ आइटम ऑफ पीपीई एंड रिलेटेड क्लेम फॉर or payment of compensation from third party are separate economic events and should be accounted for separately. Okay, अलग से इसको ट्रीट करो, मतलब पीपी की कॉस्ट वगैरह के अंदर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. At the time of sale of scrap, X Limited should write off the carrying amount of asset from books of account and provide a loss 90,000.
तुम्हारी एसेट थी 1 लाख रुपए की ऑन दैट डेट, तुमने उसको 10,000 में बेच दिया तो 90,000 का तुम लॉस बुक कर लो सेम टाइम पे, प्रोवाइड अ लॉस 90,000। ओके, बोला ना सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, कोई भी कंपनसेशन मिलेगा तो उसको अलग से करना। अभी तो 1 लाख की मशीन थी, 10,000 में बेचा, 90 का नुकसान। फिर तुम क्या करो, जब 50,000 मिलेंगे या तुमको रिसीवेबल है, पता है ना, उन्होंने क्लेम कंफर्म कर दिया है, तो 31 मार्च 2021 को 50,000 की एक इनकम बुक कर लो अगेंस्ट द कमीशन रिसीवेबल, नॉट रिसीव, रिसीवेबल इन इट्स P&L अकाउंट। ओके, तो वो अलग लॉस अलग दिखाना और इस 50,000 को अलग से इनकम दिखा देना। ऐसा नहीं कि नेट लॉस दिखाओगे तुम, जैसे अपन लोग करते थे ना, अच्छा 1 लाख था, 10,000 बेचने से मिल जाएगा, इंश्योरेंस में 50,000 मिल जाएगा, अब बचा कितना, सिर्फ 40,000, 40,000 का नेट लॉस दिखा दो। नो, 10,000 का 90,000 का नुकसान, 50,000 की इनकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, an entity has a nuclear power plant and related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1st April 2001. The plant has a useful life 40 years. Its initial cost 120 included an amount of decommissioning cost for 10,000, which represented 70,400 in estimated cash flow payable in 40 years. 40 साल बाद आपको 70,400 रुपए लगने वाले हैं, जिसका आज प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है और 10,000 1,20,000 में शामिल है। फिर क्या करो, डिस्काउंटिंग रेट 5%। सर अब तो हमको ना डीकमिशनिंग वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे से आते हैं। एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च, आफ्टर 10 years, 10 साल बाद, द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज बाय 8,000, 8,000 से कम हो गया। The discounting rate has not changed. Examine how the entity will account for the above changes in decommissioning liability in the 11th year if adopt cost model। मैं ये देख रहा था cost model या revaluation model। cost model कर रहे हो तो जो liability कम हुई है 8,000 से, liability account debit, उसका इफेक्ट जाएगा किस पे, एसेट अकाउंट पे, PPE अकाउंट पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,000। अगर रिवोल्यूशन होता तो 2 रिवोल्यूशन गेन आ जाता। ओके, तो अब देखो आफ्टर 10th ईयर आपने जो किया है तो 11th ईयर से क्या चेंज आएगा। सर 11th ईयर से एसेट की वैल्यू रिवाइज जाएगी, डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा और लायबिलिटी चेंज होएगा, तो अनवाइंडिंग भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्या सर इसमें भी अपने को सारा बना के बताना है, बना के बता दो, लिख के बता दो, ठीक है। कैसे होगा, प्लांट इज क्या बोला, 31 मार्च 2011, 10 साल बाद, द प्लांट इज 10 year old, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 1,20,000 की एसेट थी, 40 साल में एलोकेट होना था, 10 साल बीत गए, 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका है। ओके, ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 5% ओवर द 10 years, द अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 16,300 अप्रोक्स। अब ये कैसा है सर वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज डीकमिशनिंग कॉस्ट स्टार्टिंग में कितनी थी, विच एन अमाउंट 10,000, आपने 10,000 पे रिकॉर्ड किया था। ओके, हर साल 10 साल तक जब आप 5% बढ़ाते जाएंगे, 10,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, हर साल इंटरेस्ट को अनबाइंडिंग, खर्चे को अनबाइंडिंग करना पड़ता है ना, अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो 10 साल में ये बढ़ के वैल्यू हो गई है कितनी, 16,300। ओके, मतलब 10 साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, मतलब उसकी बुक वैल्यू हो गई है 90,000, और 10 साल बाद प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का बैलेंस है 16,300। 31 टेबल बना के करोगे तो ठीक है, वरना ऐसा लाइन लिख के कर दोगे। अगले ने टेबल बना के तो बोला ही नहीं ना, जैसे उस क्वेश्चन में यहां पर उसने बोला था, क्या बोला था सर, डिटरमाइन हाउ अकाउंट फॉर चेंजेस इन द डीकमिशनिंग लायबिलिटी, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट, दिस वन, ये बोला था। हर साल के एंड में बताओ, तब हमने टेबल बनाया था। यहां पर इतना बोला नहीं तो हमने टेबल नहीं बनाया और डायरेक्टली कर दिया कि 10 साल बाद ये कहानी हुई है। इजी था, एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाना इजी होता है, हर साल अनवाइंडिंग मतलब ऐड ही तो करना है इंटरेस्ट का, वो भी इजी होता है। अब डिस्काउंट रेट चेंज नहीं हुआ लेकिन एस्टिमेशन बदल गया है, 8,000 से लायबिलिटी कम हो गया, ठीक है जी। अगला बोल रहे क्लियरली कितने से कम हुआ, अपने को जरूरत नहीं है ये पता लगाने की कि रिवाइज लायबिलिटी कितना है, बढ़ा है घटा है, लायबिलिटी 8,000 से कम हो गया, तो 16,300 से घटकर कितना हो गया, 8,300 हो गया। तो 8,000 से मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट, डीकमिशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ऐसा करने पर लायबिलिटी तो रिवाइज होके कितने पे आ गया है,
8,300 पे आ गया तो अब अनवाइंडिंग 8,300 पे होगा, और एसेट की वैल्यू भी 8,000 से कम हो गई है, तो जो 90,000 थी 1,20,000 में से 30,000 तो अब तक डेप्रिसिएशन लग ही चुका है। 8,000 तुम इस लाइबिलिटी रिड्यूस होने के कारण 8,000 कम कर दोगे, बचा कितना वैल्यू 82,000। 82,000 को बची हुई लाइफ 30 साल में तुम अलोकेट कर दोगे, 82,000 डिवाइड बाय 30। ओके, और फाइनेंसिंग कॉस्ट का अनवाइंडिंग कैसे होगा, अब नेक्स्ट ईयर अगले साल 8,300 पे रिवाइज लाइबिलिटी कितनी 8,300 पे 5% तुम ऐड करते जाओगे। ओके बस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक्स लिमिटेड परचेज, तुम्हारे टेस्ट में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड परचेज सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड एस्टिमेटेड देयर यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ financial statement prepared on the basis of Ind AS. Following were the original cost, useful life of the various component of property, plant and equipment. क्या क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2021 को खरीदा था, उसमें अलग अलग है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर्स है, सबका ओरिजिनल कॉस्ट अलग है, सबका लाइफ अलग अलग है, तो सब कंपोनेंट अलग अलग है ना। अब सबका लाइफ अलग अलग है तो सब पे डेप्रिसिएशन भी अलग अलग तरीके से लगेगा। एसएलएम लगाना है, लगा देंगे। 1 अप्रैल 2024 को कितने टाइम बाद सर, मार्च 22, मार्च 23 और मार्च 24, 3 साल बाद रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू करने पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू लाइफ अब 10 साल ही बची है, प्लांट की लाइफ 7 साल बची है, फर्नीचर की लाइफ 5 साल बची है, सेल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं। बताइए आप, फॉर द 3 कंपोनेंट ऑफ द आइदर इनिशियली और एट द टाइम, कभी भी सेल्वेज वैल्यू थी नहीं। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो मैंने कहा भाई पहले तो 3 साल तक तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे ओरिजिनल लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर उसके बाद 3 साल बीत गए तो जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो वैल्यू लेस करने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू आया उस बचे हुए वैल्यू को बची हुई लाइफ में अलोकेट कर दो, बस हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके डन, सिंपल था। द इम्पैक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 कितना, सिर्फ 1 लाख रुपए, 12, 10 और 4, 26 एक्स्ट्रा लग रहा है, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन द 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आएगा। इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ यूजफुल लाइफ, तो रिवेल करने पर 1 लाख एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है। रिवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, एस्टिमेशन चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं। दिस इज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स which is adjusted prospectively, which is in which the estimate is amended and if relevant for the future period they are also affected. Accordingly, excess of 1 lakh will be charged to the P&L every year till the time there is any further revision. कुछ नहीं है, 26 लाख का डेप्रिसिएशन लगाते चलना नक्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कहता है, Mr. X is the financial controller of ABC Limited, a listed entity. ओके, फाइनेंशियल कंट्रोलर है ऑफ एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है विच प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS. Mr. X has recently produced the final draft of the financial statement of ABC Limited for the year ended 31 March 2021 to the managing director Mr. Y for approval. Okay, Mr. Y, who is not an accountant, had raised following query from Mr. X after going through the draft financial statement. अच्छा, the notes to the financial statement state that the plant and equipment is held under the cost model. Plant and equipment is held under the cost model. However, the property which is owner occupied, हमने खरीद रखी है, is revalued annually to the fair value. Plant and equipment को तो तुम cost model पे रखते हो और प्रॉपर्टी को तुम फेयर वैल्यू रिवेल करते हो। मैंने कहा भैया क्लास बाय क्लास डेप्रिसिएशन लगता है, अलग हो सकता है। मिस्टर भाई जानता क्या था, मिस्टर भाई ने तो जानता ही नहीं, बोलता है कि वो जानता ही नहीं है। हु इज नॉट एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट तक नहीं है, उसने एक फॉलोइंग और क्वेरी रेज कर दी, किससे, बेचारे मिस्टर एक्स, तो फाइनेंशियल कंट्रोल। तो पहला जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि भैया ऐसा क्यों किया, तो हमने आंसर दे दिया, क्लास बाय क्लास डेप्रिसिएशन लगता है। चेंज इन द फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस बट यूजुअली इन द OCI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेयर वैल्यू में चेंज को आप P&L में डाल रहे हैं बट रिपोर्टेड P&L में डाला बट यूजुअली इन द OCI। समटाइम्स तो P&L में डाल देते हो, कभी कभी OCI में डाल देते हो, तो सर उसका क्या इलाज है।
देखो फेयर वैल्यू में चेंज है, रिवेल करने पर होता है, रिवेल करने पर रिवोल्यूशन गेन भी होता है, लॉस भी होता है। तो उसका तो सिस्टम है ना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, सब्सिक्वेंट, तो कैसे कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कब ओसीआई में जाएगा और कब पीएनएल में जाएगा। तो भैया तुमको नहीं पता तो तुम मत बोलो, सिंपल। Also, the amount of depreciation charged on the plant and equipment as a percentage of its carrying amount is much higher than for the owner occupied. अरे सबके लिए डेप्रिशिएशन का रेट अलग अलग हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, डिपेंड उसकी यूजफुल लाइफ पर। Another note states that the property owned by ABC Limited but rent out to other is depreciated annually and not fairly valued. फिर कहा जो प्रॉपर्टी owned by the ABC है but rent out to other is depreciated annually, हर साल डेप्रिशिएशन लगता है उस पर, एंड नॉट फेयर वैल्यूड, कोई बात नहीं जी, ये प्रॉपर्टी ऑन बाय, जो प्रॉपर्टी है उस पर अलग तरीके फेयर वैल्यू पे किया जा रहा है, कर लेने तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मिस्टर वाई इज द ओपिनियन दैट देयर इज नो कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ पीपी आइटम इन अकाउंट। आप कहते हो यार क्या अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने बचपन में पढ़ के आया था, सुना था मैंने कहीं से, क्या सुना था कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, तुम कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, किसी आइटम के लिए कुछ करो किसी आइटम के लिए कुछ। अब बताओ, फाइनेंशियल कंट्रोलर फॉर रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो थ्योरेटिकल आंसर लिखना था, अलग अलग लाइंस, हर एक लाइन के लिए लिख कर आना, एटलीस्ट ये 4 लाइन से 4 के लिए आप एक लाइन लिख के आना, जैसे कैसा, ऑन गोइंग थ्रू द क्वेरी रेज्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वाई, द फाइनेंशियल कंट्रोलर मिस्टर एक्स एक्सप्लेन्ड the notes and reason for their disclosure as follows। क्या बोला, the accounting treatment of most tangible non-current asset is gone by Ind AS 16, उसको बोलना कि भैया Ind AS 16 पढ़ गया हो, property plant and equipment। Ind AS 16 states that accounting treatment of PP is determined by class on class basis, okay, for this purpose property and plant would be regarded as a separate class, okay, प्रॉपर्टी एंड प्लांट दोनों को अलग अलग क्लास माना गया है। Ind AS 16 रिक्वायर द पीपी इज मेजर्ड यूजिंग आइदर द कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल, कहा कि पूरा कॉन्सेप्ट समझा गया ना, या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो या रिवोल्यूशन मॉडल करते हो। ये मॉडल भी क्लास बाय क्लास बेसिस पे लगेगा एंड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली विद इन अ क्लास, विद इन अ क्लास आपको वही फॉलो करना पड़ेगा हर साल। तो Ind AS 16 says that when the revolution model applies surpluses are recorded in the, अच्छा ये दूसरा लाइन हो गया, अगर आप रिवेल करते हो तो जो सरप्लस आ रहा है रिवोल्यूशन सरप्लस उसको ओसीआई में डालो, अनलेस दे आर कैंसिलिंग आउट अ डेफिसिट व्हिच हैज बीन प्रीवियसली बीन रिपोर्टेड इन द पीएनएल। पहले अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा है नुकसान होने पर, तो अब फायदा होने पर आप भले ही आप उसे क्या कर दो, जितना पहले पीएनएल में डेबिट किया था उतना पीएनएल में क्रेडिट करोगे, बाद में ओसीआई में क्रेडिट करोगे। तो अगर पहले कर रखा है पीएनएल में डेबिट तो पीएनएल में क्रेडिट होगा, अदरवाइज ओसीआई के अंदर ही जाता है। When the revolution result in the deficit, then such deficit are reported in P&L unless they are cancelling out the surplus। और उल्टा भी बताना सबसेकेंड कि अगर वहां पे कोई नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान को P&L में डाला जाएगा जब तक कि पहले प्रॉफिट हुआ हो, फर्स्ट टाइम जब रिवेल किया प्रॉफिट हुआ हो और उसको ओसीआई में डाल रखा था, इन विच केस दे आर रिपोर्टेड इन ओसीआई। अगर पहले क्रेडिट किया था ओसीआई के अंदर तो नुकसान होने पर डेबिट भी ओसीआई में किया जाएगा और फिर उसके ऊपर का नुकसान फिर P&L में डेबिट किया जाएगा। तो ये 2 ट्रीटमेंट्स को समझा गया ना, ठीक है ना, ओके। कौन कौन सा, एक तो रिवोल्यूशन गेन का ट्रीटमेंट और लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक क्लास बाय क्लास का ट्रीटमेंट कि भाई रिवोल्यूशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू Ind AS 16 ऑल एसेट हैविंग अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर दैट लाइफ। व्हेन प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड द ओनली डेप्रिशिएबल एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज द बिल्डिंग एलिमेंट। सिंस लैंड नॉर्मली हैज एन indefinite life, the estimated useful life of building tend to be much longer than for the plant. These two reasons together explain why the depreciation charge of property plant as a percentage of carrying amount tend to be much lower than for the plant। ये बोल रहा है कि भाई हमने जो डेप्रिसिएशन यूज किया है प्रॉपर्टी के लिए वो कम क्यों यूज किया है, उसका फर्क ये है कि जो प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग, पहली बात तो लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी पे लगता है, तो एक तो वो रीजन हो गया डेप्रिसिएशन रेट कम यूज करने का। दूसरा जो यूजफुल लाइफ है वो प्लांट के बजाय बिल्डिंग का ज्यादा होता है, तो बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन का रेट भी कम होगा। तो एक तो यूजफुल लाइफ और खुद लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, जो बिल्डिंग है उसका लाइफ ज्यादा होता है, प्लांट का लाइफ ज्यादा नहीं होता है, इसलिए प्लांट पे डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा। तो भाई तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है यूजफुल लाइफ वगैरह को,
एस्टिमेशन करने के लिए डेप्रिसिएशन कितना लगाया जाएगा। ओके, फिर ये जो लास्ट वाली लाइन थी ना, रेंटेड वाली, रेंट के लिए दे रखा है, रेंट के लिए, तो इसने बोला प्रॉपर्टीज विच आर हेल्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस आर नॉट अकाउंटेड फॉर अंडर इंड AS 16 बट अंडर इंड AS 40, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। एज पर इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर अ कॉस्ट मॉडल। एक जगह लिखवाया था मैंने, जितनी भी क्लासेस ली थी, एक जगह मेरे को याद आ रहा है कि मैंने लिखवाया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो आपकी कोई प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आप हमेशा उसको कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो करेंगे। तो उसने कहा कि इतनी बातें होने के बाद इसने कहा कि देखो ये प्रॉपर्टी ऑन, ये तुम किस पे कर रहे हो, हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ठीक है ना, फेयर वैल्यू पे नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे तो तुम इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे कर रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा भैया ये प्रॉपर्टी ऑन बाय ABC है बट रेंट आउट टू अदर्स है, अपने लिए काम नहीं ले रहा, ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मैंने रखी है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रखा है तो उसको मेरे को कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैंने कॉस्ट मॉडल लगाया है और इसलिए अलग अलग ट्रीटमेंट यूज हुआ है यहाँ पर। बस सारा एक्सप्लेनेशन दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Company X performed a revaluation of all of its plant and machinery at the beginning of 2021. The following information relate to one of the machinery. क्या है? Gross carrying amount दे रखा है कितना, 200 रुपया। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80, मतलब बुक वैल्यू 120, फेयर वैल्यू 150, 30 से बढ़ गया। यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, कंपनी SLM यूज करता है। रिवोल्यूशन कितने टाइम बाद हुआ है, 4 साल बाद हुआ है, मतलब 4 साल बाद, तभी तो 200, लाइफ थी 10 साल, तो 20 अलोकेट होना था, 4 साल में 20 करके 80 तो अलोकेट हो गया। अब वैल्यू बची 120 को 150 पे लेके जा रहे हो तो 30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके सर ये तो हमको आता है ना, ऐसा हम कर देंगे, टेंशन नहीं। दोनों अप्रोच बता सकते हो, ग्रॉस अप्रोच भी बता सकते हो, नेट अप्रोच भी बता सकते हो। ग्रॉस अप्रोच बताओगे तो 30 से एसेट की वैल्यू बढ़ी है, 30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई, किधर है भैया, 30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई है कितने पे, 120 पे। 30,000 डिवाइड बाय 120, 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000 कितना परसेंटेज होता है, 30,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई डिवाइड बाय 1,20,000, 25%। तो 25% से तुम क्या कर दो, ओरिजिनल कॉस्ट बढ़ा दो। 200 थी ना तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट, 200 में 25% बढ़ा दो, 200 में 25%, 250 हो गया। ऐसे ही जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 80, उसमें भी बढ़ा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 80, 80 में 25% बढ़ा दोगे तो 100 आ जाएगा। नेट कैरिंग अमाउंट 150 आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर दोगे। इसमें आपको क्या करना होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीनरी, नो। टीपी अकाउंट डेबिट किधर गया, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना यहाँ पे, तो हाँ बढ़ रही है। मुझे एंट्री में कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ यहाँ पे एंट्री में कुछ गड़बड़ है। देखो क्या होगा, एसेट ग्रॉस अप्रोच अगर आप अपनाते हो तो पीपी अकाउंट डेबिट कितने से, 200 वाली एसेट तुम 250 पे कर रहे हो ना, 200 वाली एसेट तुम 250 पे कर रहे हो, मतलब 50 से बढ़ जाएगी। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, ये 80 का था, 25% बढ़ जाएगा तो 20 से बढ़ जाएगा, और रिवोल्यूशन सरप्लस में डाल देना 30 रुपए। ये तो हो गया ग्रॉस अप्रोच। नेट अप्रोच में क्या होगा, हाँ ये सब हटा देना, इन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है, ठीक है। नेट अप्रोच में क्या होगा, नेट अप्रोच में तुम पहली एंट्री करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई, कितने अब तक का डेप्रिसिएशन 80, इससे एसेट पीपीई कितने पे आ जाएगी, 80 कम होने के बाद 120 पे आ जाएगी। अब 120 वाली एसेट को तुम 150 पे लेके जा रहे हो तो पीपीई की वैल्यू बढ़ा दो 30 से, टू रिवोल्यूशन रिजर्व 30, डन। ये इस तरीके से होगा ना, ये पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है। चलिए ये तो ठीक किया। फिर पीपी अकाउंट डेबिट टू आरआर, ये लो रिवोल्यूशन रिजर्व, ये दोनों अकाउंटिंग तो ठीक है। उसके बाद अच्छा इन्होंने आगे की बता रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। आगे का कैसे हो गया, अब देखो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है, एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, एसेट की वैल्यू हो गई है 150। अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, हाउ द कंपनी अकाउंट फॉर द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का बता देना, डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू द रिवोल्यूशन। ओके, रिवोल्यूशन के बाद
आप सब्सिक्वेंट डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करेंगे? तो 150 हो गया ना, 150 को कितने साल में? 4 साल तो बीत गए, 6 बचे, तो 150 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये हर साल का डेप्रिशिएशन लगेगा कितना? तो हर साल आप क्या करेंगे, एवरी ईयर आप एंट्री करते जाएंगे। क्या ये एंट्री थोड़ा सा गड़बड़ है। हम हर साल क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन हर साल होता जाएगा। या फिर हर साल ये कर दो कि डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी, ठीक है ना, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी, हर साल 25 का डेप्रिशिएशन लगता जाएगा। और अगर तुम ग्रॉस ब्लॉक पे रखना चाहते हो अभी भी, तो फिर आपको हर साल डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन ये एंट्री करना पड़ता है, कितना? 25, जिससे तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन रहती रहेगी और हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन ऐड होता रहेगा। ओके, समझा गया? सिंपल रिवाइज करोगे तो पीपीई की वैल्यू बढ़ा दोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन भी बढ़ा दोगे, आरआर आ जाएगा डिफरेंस में। फिर हर साल डेप्रिशिएशन किस पे लगेगा? रिवाइज वैल्यू पे लगेगा। पीपी 150 हो गया तो 150 पे 6 साल में लोकेट करना है, 25-25, तो हर साल क्या करोगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 25-25 आप करते जाओगे हर साल। इससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन का बैलेंस हर साल बढ़ता जाएगा। ओके, और जब आप नेट अप्रोच फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन को एलिमिनेट करना। ओके, एलिमिनेट कर दोगे, पीपी की वैल्यू 120 पे आ जाएगी। अब 150 पे लाने के लिए 30 से 80 की वैल्यू बढ़ा देना, और उसके बाद अब हर साल डेप्रिशिएशन लगेगा। डेप्रिशिएशन के लिए नॉर्मल एंट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 25-25, इससे एसेट की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, बुक वैल्यू पे शो होती जाएगी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये भी वही बोल रहे हैं कि भैया एक एंटिटी है, अलग अलग प्रॉपर्टी प्लांट है, डिटरमाइन द क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर डिस्क्लोजर बाय द एंटिटी। तो एक बार इसको थोड़ा सा याद ही करना है। जैसे प्रॉपर्टी ए है, प्रॉपर्टी बी है। प्रॉपर्टी ए है वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट, बनाना चाहता है। प्रॉपर्टी बी क्या है, प्लॉट ऑफ लैंड दैट इट ऑपरेट अ लैंडफिल साइट। ओके, प्रॉपर्टी सी है हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर आर बिल्ट। प्रॉपर्टी डी है प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच डायरेक्ट सेल्स ऑफिसेज बिल्ट। तो चारों अलग अलग क्लास से बिलोंग करती है, चारों को अलग अलग शो करना होगा। फिर प्रॉपर्टी E1 से E10, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, 10 सेपरेट रिटेल आउटलेट्स है ये, एंड द लैंड ऑन विच दे आर बिल्ट। ओके, तो सेपरेट रिटेल आउटलेट्स है जिस पर ये जमीन पर बना हुआ है, तो ये अलग ही प्रॉपर्टीज है, सबको अलग अलग करना है। इक्विपमेंट ए, इक्विपमेंट बी, फर्जी सा क्वेश्चन है, जितने दे रखे हैं उन सबको अलग अलग क्लास बाय क्लास करना है और बोल देना देखो ये इससे लगे, ये इससे लगे, ये इससे लगे। कंप्यूटर सिस्टम, इक्विपमेंट है कंप्यूटर सिस्टम at its headquarter and direct sales office that are integrated with the point of sale computer system in the retail outlet. Equipment B अलग है, point of sale computer system in each of its retail outlet अलग अलग है। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा ढंग से बनाया हुआ भी नहीं है। फर्नीचर फिटिंग्स in its administrative headquarter और शॉप पिक्चर्स एंड फिटिंग्स इन द रिटेल आउटलेट। तो रिटेल आउटलेट्स अलग जगह है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर अलग है, दोनों का फर्नीचर पिक्चर्स भी अलग अलग है। तो ये सब लिखा हुआ है कि भैया सबको क्या करना है, यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कुड बी सफिशिएंटली डिफरेंट टू द शॉप पिक्चर्स एंड फिटिंग्स। तो ये दो अलग अलग सेपरेट क्लास है। कंप्यूटर इक्विपमेंट के लिए क्या बोला, इज इंटीग्रेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड वुड प्रोबेबली क्लासिफाइड एज अ सिंगल सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। अच्छा, कंप्यूटर इक्विपमेंट के लिए बोल दिया कि ये दोनों ही पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर रिटेल आउटलेट के अंदर ही लग रहा है। तो जितने भी हैं इंटीग्रेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एक साथ ही लगे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रोबेबली क्लासिफाइड एज अ सिंगल सेपरेट क्लास। ओके, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं क्या क्या बोला। पहले तो ये बोला कि सिमिलर नेचर एंड यूज, इन द नेचर एंड यूज के बेसिस पे आप क्या करोगे, इनको क्लासिफाई करोगे, डिफाइंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट। The nature of land without a building is different to the nature of land with a building। कहा जिसमें बिल्डिंग नहीं है, और वैकेंट प्लॉट जिसमें बिल्डिंग नहीं है और जिसमें बिल्डिंग है, दोनों अलग अलग है। हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर। Consequently, land without a building is a separate class of asset from the land and building। Land without a building और land and building अलग अलग है बिल्कुल। Furthermore, the nature and use of the land operated as a landfill, किसके लिए आप यूज कर रहे हो, is different from the vacant land। Hence, the entity should disclose property A separately। Property A को अलग बताओ। The entity must apply judgment to determine whether the entity's retail outlet are sufficiently different in the
नेचर एंड यूज फ्रॉम ऑफिस इट्स ऑफिस बिल्डिंग एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का इसमें जजमेंट आपको लगाना पड़ेगा कि रिटेल आउटलेट जो आपने ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं और ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह ऑफिस बिल्डिंग वगैरह है ये वाकई में अलग नेचर एंड यूज रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपका जजमेंट है। तो ये इस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर देकर आया था, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा क्या। तो यार इसमें कंप्यूटर इक्विपमेंट तो एक ही है, फर्नीचर इसको अलग अलग कंसिडर करना है और प्रॉपर्टी के अंदर वैकेंट का और जो खाली है और उस पर जिस पर बिल्डिंग बनी है वो दोनों अलग अलग है, ऐसा लिख के आ जाना। तो प्रॉपर्टी ए को अलग डिफाइन करके आना क्योंकि वो खाली प्लॉट था और यहाँ पे प्लॉट पे सब पे बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है ना। तो देखना कि भैया जजमेंट देखना, उनका जजमेंट देखना कि अलग है या नहीं है। नेचर एंड यूज अगर अलग अलग है तो अलग अलग क्लासीफाई करना, नेचर एंड यूज सेम है तो सेम क्लासीफाई कर देना। नेक्स्ट 23 हेवन लिमिटेड हैड परचेज्ड अ मशीनरी 1 अप्रैल 2001 को 30 लाख में विच इज रिफ्लेक्टेड इन बुक्स एट अ रिटर्न डाउन वैल्यू। आएगा क्वेश्चन तो अपने आप में 14 नंबर का आ जाएगा। ओके 30 लाख की मशीनरी है, रिफ्लेक्टेड इन बुक्स एट अ रिटर्न डाउन वैल्यू कितने पर 17,50,000। कब 1 अप्रैल 2006, कितने टाइम बाद 2 3 4 5 और 6, 5 साल बीत गए ना। कंपनी हैज एस्टिमेटेड अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10% ऑन दिस वन स्टार्टिंग में टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। Heaven Limited avail the option given by the Ind AS of transferring some of the surplus as the asset is used by an enterprise। मतलब हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट आप क्या करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 अगेन 2 साल बाद मशीनरी वाज रिवैल्यूड डाउनग्रेडेड 15% से कम हो गया। अच्छा पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एंड द कंपनी आल्सो रीएस्टिमेटेड द मशीनरीज लाइफ। अच्छा लाइफ भी चेंज हो गई, कितनी बोल रहे हैं 8 साल, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले थी कुछ बोला है क्या, नो। ओके 31 मार्च मशीनरी वाज सोल्ड कितने पे, पहले बोला नहीं है लेकिन आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। 30 लाख था, 17,50,000 है, कितने टाइम में 5 साल बाद ना। तो 5 सालों में कितना डेप्रिसिएशन लग गया 12,50,000 का। 5 सालों में लगा, इसका मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का हर साल तुमने डेप्रिसिएशन लगाया है। ओके मतलब तुम मान रहे थे लाइफ कितनी थी 12 साल मान रहे थे, 30 लाख तो अगर 2.5 लाख लगाओगे तो 12 साल लग जाएंगे, बिल्कुल 12 साल मान रहे थे, ठीक है। अब लाइफ बाद में 8 साल रिवाइज की गई। मशीनरी वाज सोल्ड कितने में बेच दी 31 मार्च 2010 को 9,35,000 में। कंपनी एसएलएम लगा रही है, बताइए। तो आपको क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। तो मशीन अकाउंट कैसे बनेगा सर, स्टार्टिंग में मशीन खरीदा टू बैंक या उधारी खरीदा तो टू वेंडर 30 लाख रुपए। पहले 5 साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 2.5 लाख। कैसे पता चला 30 लाख था, 5 साल बाद एसेट की वैल्यू 17,50 है तो 5 साल तक 2.5 लाख लगाने के बाद वैल्यू बचेगी 17,50,000। अब ओपनिंग में 17,50 आया और हमने देखा एसेट को क्या किया गया है, रिवेल किया गया है 1 अप्रैल 2006 को। कितना 10% अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10%। तो 17,50 था, 10% बढ़ा दोगे तो 1,75,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। अब क्या होगा सर, अब डेप्रिसिएशन इस रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा 19,25,000। 5 साल तो बीत गए थे, लाइफ थोड़ी ना रिवाइज हो रही थी यहाँ पे, नहीं लाइफ रिवाइज नहीं हो रही थी। अब कितने साल बच गए 5 साल बीत गए थे, 7 साल और बच रहे हैं। तो 19,25,000 को जरा 7 से डिवाइड करना, देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। 19,25,000 को 7 साल से डिवाइड किया, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 2,75,000। ओके 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, बुक वैल्यू निकाला। फिर अगली बार क्या हुआ 2 साल बाद अगेन 1 अप्रैल 2008 को फिर रिवेल हुआ। इस बार रिवेल कैसे हुआ, डाउनवर्ड 15%। अब 15% डाउनवर्ड हुआ है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करूं सर अगर 15% डाउनवर्ड हो रहा है तो 15% पहले तो निकालो। 13,75,000 का 15% होता कितना है, उस 15% में से जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है वो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज कर लेना, बाकी पीएनएल से करना। तो मैंने देखा 13,75,000 का 15% होता कितना है डाउनवर्ड। तो मैंने कैलकुलेट कर लेता हूं 13,75,000 इंटू 15%। तेरह लाख 75,000 इंटू 15%, 206,250 ये रहा।
अब इसमें से मुझे कितना P&L और कितना रिवोल्यूशन रिजर्व वो देखना है। तो रिवोल्यूशन रिजर्व कितना था मेरे पास, रिवोल्यूशन रिजर्व था 1,75,000। अब हर साल जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा उतना मेरे को रिवोल्यूशन रिजर्व से और रिटेन अर्निंग में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले डेप्रिसिएशन लग रहा था 2.5 लाख, अभी कितना लग रहा है 2,75,000, 25,000 ज्यादा लग रहा है। तो 2 साल तुमने 25,000 ज्यादा लगा दिया, तो 25,000 तुमको रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना होता है। ऐसा करने पर 50,000 रिवोल्यूशन रिजर्व तुमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। तो 1,75,000 में से 50 ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस कितना बचा 1,25,000। तो 1,25,000 तो तुम रिवोल्यूशन रिजर्व से ले लेना, बाकी P&L को डेबिट कर देना। तो इसीलिए तुमने क्या किया, रिवोल्यूशन रिजर्व डेबिट किया 1,25,000, जितना बैलेंस बचा हुआ था एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद, और बाकी तुमने P&L से ले लिया। अब जो बचा रिवेल करने पर अब जो वैल्यू बचा, कितना वैल्यू बचा 13,75,000 में से 15% हटा दोगे, जो वैल्यू बचा रिवाइज वैल्यू 8 साल में एलोकेट कर देना 1,46,094। बस वैल्यू आएगा अगले साल फिर 1,46,094 को आप कर देना। और अब इस साल तुम क्या कर रहे हो, एसेट को बेच रहे हो 9,35,000 में, तो देख लेना फायदा हो रहा है कि नुकसान। तो 2 P&L मतलब तुमको इतने का फायदा हो गया 58,438। स्टार मार्क लगाया है, उसके बारे में कहीं डिफाइन नहीं किया है। P&L में क्यों डाला, P&L में डालेंगे ना, रिवोल्यूशन रिजर्व में तो ऐसे ही कोई बैलेंस नहीं है, तो P&L में ट्रांसफर हो गया 58,438 बैलेंसिंग फिगर। ये था पूरा अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान से करना, जब एसेट की वैल्यू बढ़े तो एसेट टू रिवोल्यूशन रिजर्व, कम हो तो देखना पड़ेगा ना कि सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन है तो रिवोल्यूशन रिजर्व डेबिट होगा कि P&L डेबिट होगा। तो जितना रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस है वो रिवोल्यूशन रिजर्व से लेना, बाकी P&L से डेबिट कर देना। रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस कितना था सर, 1,75,000 था ना, लेकिन 2 साल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा 25,000। पहले लगता था 2.5 लाख, अब लगता है 2,75,000, तो 25,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा। तो वो जो 25,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन था उतना रिवोल्यूशन रिजर्व से तुम क्या कर दोगे, रिटेन अर्निंग में बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे 50,000। तो रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस कम हो जाएगा 50,000 से। अब रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस बचा था 1,25,000, तो 1,25,000 तुम वहां से ले लेना, बाकी P&L से ले लेना। फिर रिवाइज डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, हर साल रिवाइज डेप्रिसिएशन लगेगा। डन। चलिए, तो ये आपका इंडिया 16 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।